हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी आईएएस विद डीजे सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विकास यादव है और मैंने यूपीएससी सीएससी के 2 इंटरव्यू दिए हैं, 2023 और 24। ठीक है। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बजट और इकोनॉमी सर्वे। सबसे पहले हमारी क्लास बजट की होगी और उसके बाद हमारी होगी इकोनॉमी सर्वे की। अब बजट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारे काम का क्या क्या है। अननेसेसरी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। हमें कोई अर्थशास्त्री नहीं बनना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे। जितना हमारे एग्ज़ाम का काम का है उतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है। अक्सर यूपीएससी में जो सवाल आते हैं बजट और इकोनॉमी सर्वे के, बिल्कुल बेसिक्स और फंडामेंटल वाले सवाल आता है। यूपीएससी कोई इस तरह के खतरनाक सवाल नहीं पूछा करती जो आपसे नहीं होंगे। बिल्कुल जो न्यूज़ में रहे हैं बेसिक चीज़, जैसे कि पिछले साल हम क्वेश्चंस देख सकते हैं तो सामान्य फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूले को लेके पूछ लिया। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इस तरह की बेसिक्स जो शब्दावलियाँ है उनको लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा है। बजट बनाने का क्या प्रोसीजर होता है, जैसे यूपीएससी 2024 के अंदर धन विधेयक को लेके सवाल पूछा गया था। ठीक है। आर्टिकल 109 जिसमें धन विधेयक की परिभाषा है और धन विधेयक को किस तरह से पास किया जाता है, क्या होता है वो, वित्त विधेयक से कैसे डिफरेंस होता है, ये इस तरह की बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इससे पहले यूपीएससी ने सवाल पूछा था वोट ऑन अकाउंट, कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, ये सवाल यूपीएससी ने पूछा। इसके बाद एक सवाल पूछा था यूपीएससी ने एफआरबीएम एक्ट। ठीक है, एक एफआरबीएम एक्ट है। ठीक है, 2003 में ये लाया गया था। किस लिए लाया गया था कि हमें हमारी जो सरकार है उसको फिजिकल डेफिसिट कितना रखना है, मतलब एक तरह से राजकोषीय जो अनुशासन है उसको बनाने के लिए सरकार को कुछ टारगेट सेट किए गए थे। वैधानिक है क्योंकि किसी एक्ट के तहत ऐसे लेने थे कि मान लो कि फिजिकल डेफिसिट को जीडीपी का 3.5% रखना होगा, ऋण जीडीपी अनुपात 40% और 20% सेंटर और स्टेट के लिए। इस तरह के वहाँ पे उन्होंने टारगेट सेट कर रखे थे और उसमें कुछ इस तरह के दे रखे थे कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसे हो गई, आपदा वाली कंडीशन हो गई या फिर कुछ युद्ध ऐसी कंडीशन हो गई तो वहाँ पे विचलन देखा जा सकता है, जैसा कि हमने कोरोना के अंदर देखा था। तो ये सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं। पहले एफआरबीएम का पूछा था कि जब इकोनॉमी सर्वे हमारे जो वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, जब वो पेश करते हैं तो उस वक्त उन्हें जो 3 चीजें दे रखी है संविधान के अंदर की वार्षिक वित्तीय वितरण, ठीक है, वित्त विधेयक, और जो पेश करना उसके साथ 3 एक्स्ट्रा चीजें और पेश करनी पड़ेगी वो एफआरबीएम एक्ट के तहत, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट या फिर जो मध्य अवधि की राजकोषीय नीति है उन सबको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, वित्त मंत्री को। तो ये सारी चीजें यूपीएससी ने पहले पूछी है। तो पहला मैंने आपको बताया कि किस तरह की चीजें यूपीएससी पूछा करता है। सवाल पूछ लेगा यूपीएससी की हमारा पिछले 10 साल से लगातार पूंजीगत व्यय बढ़ा है, जिसको हम बोलते हैं ना कैपेक्स, या ये पूछ लेगा कि पिछले लगातार 10 साल से हमारा राजस्व घाटा लगातार कम हुआ है, या लगातार ऐसे बोल सकता है कि एक अंक तक सीमित रहा है। एनपीए, जीएनपीए, इस तरह की चीजें भी पूछ सकता है। हमारे बजट में पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ से जाता है। मान लो हमने 100 रुपये का बजट तैयार किया तो ये 100 रुपये कहाँ कहाँ से आएंगे हमारे पास, ये चीजें पूछ सकता है। सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ से आएगा, या ये पूछ सकता है कि राजस्व घाटा ज्यादा होता है क्या पूंजीगत घाटा कितना है, इनमें से कौन ज्यादा है, ये पूछ लेगा। तो ये सारी चीजें यूपीएससी अक्सर पूछा करता है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक्स और फंडामेंटल की हम क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों का हमें बजट पढ़ते हुए ध्यान रखना है। और मेरा काम यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है और हमारे काम का क्या चीज़ है। बाकी चीज़ें उम्मीद करता हूँ इस साल का आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, तो बजट में क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता ही दूंगा यहाँ पे। तो देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब बजट पेश किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। तो देखो, जब बजट पेश किया जाता है हमारे संविधान की हम बात करते हैं बजट में। अब संविधान में बजट वर्ड का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, संविधान में बजट वर्ड का जिक्र भी नहीं है। वहां पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। सीधा सीधा स्टेटमेंट आ सकता है कि भारत के संविधान में
बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ऐसा दिया गया नहीं है। आर्टिकल 112, हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 112, उसके अंदर विवरण दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ये जिक्र किया गया है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, बजट के अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे। जब भी हमारी सरकार बजट पेश करती है तो उसके अंदर पार्ट दो होते हैं। मैं बोल सकता हूँ पार्ट ए और पार्ट बी। ए में क्या होता है, सरकार की जो भी स्कीम्स वगैरह आ रही होती है, सरकार नए प्रोजेक्ट ला रही है, उन सब के बारे में होता है। बी के अंदर क्या होता है, हमारे जो टैक्स से रिलेटेड चीजें जो भी होती है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, या सरकार टीसीएस, टीडीएस, मैट, इन सारी चीजों पे जो भी चीजें कर रही है वो सारी की सारी बी वाले पोर्शन में होती है। ए वाले पोर्शन में सरकार के जो भी राजस्व घाटा हो गया, पूंजीगत घाटा हो गया, इन सारी चीजों के बारे में वो बातें करती है कि हम ये प्लान ला रहे हैं, हम इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये चीजें ला रहे हैं। ये सारी चीजें बातें होती है ए वाले खंड में। और बी वाले खंड में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। बजट के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, राजस्व और पूंजीगत, ठीक है। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, राजस्व और पूंजीगत, हमारे दो कंपोनेंट होते हैं यहाँ पे बजट के अंदर। ओके, तो देखो यहाँ पे अब इसमें मैं बात कर सकता हूँ एक तो पूंजीगत और एक मैं बात कर रहा हूँ राजस्व। अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि राजस्व क्या होता है और पूंजीगत क्या होता है। देखो दो चीजें होगी, एक होगा प्राप्तियां और एक होगा व्यय, ठीक है, कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं और एक हमारे पास कहाँ से पैसा आ रहा है। तो देखो प्राप्तियों के अंदर मैं बात कर सकता हूं, एक है पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति होगी, और एक है राजस्व प्राप्ति। अब सिंपल सी चीज ध्यान रखो, राजस्व प्राप्ति में क्या होता है कि सरकार को चलाने के लिए पर डे जो खर्चा चाहिए, डेली का जो खर्चा चाहिए, वो होता है राजस्व के अंदर। पूंजीगत में क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं पूंजीगत प्राप्ति की बात कर रहा हूं कि मुझे पूंजीगत प्राप्ति कैसे हो सकती है, कोई पैसा बाहर से उधार मिला हो, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति में क्या होगा, कोई पैसा मुझे बाहर से उधार मिला हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से उधार मिल गया या कहीं और से उधार मिल गया हो, सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी हो, वहां से मुझे पैसा उधार मिल गया हो। दूसरा है विनिवेश से प्राप्तियां होगी, ठीक है, विनिवेश से प्राप्तियां होगी यहाँ पे। ये क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति क्या होगी, विनिवेश से। सरकार का कोई मान लो सार्वजनिक उपक्रम था, कोई कंपनी थी, सरकार ने उसमें अपनी हिस्सेदारी घटा दी है और उसका निजीकरण कर दिया, एक तरह से किसी और को बेच दिया है कुछ हिस्सा कुछ पैसों में, तो वहां से कुछ पैसा मिलेगा यहाँ पे। तो जहां पे हमारे यहाँ पे क्या है, पूंजीगत में क्या होता है कि जहां एसेट और लाइबिलिटी के अंदर चेंजेस हो, जहां एसेट और लाइबिलिटी के अंदर चेंजेस हो, वो पूंजीगत के अंदर आता है। लाइबिलिटी कैसे, सरकार ने पैसा उधार लिया कहीं से, तो सरकार के ऊपर अब लाइबिलिटी आ गई है कि उसको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। एसेट यहाँ पे देख सकते हो कि एसेट का यहाँ पे क्या हुआ है, कमी हुई है यहाँ पे, क्योंकि सरकार ने अपना कुछ हिस्सा बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब संपत्तियों जो भी हमें पैसा प्राप्त हो रहा है उसमें संपत्तियों का प्रतिफल हो या संपत्तियों की गिरावट की प्रतिफल हो या हमारी लायबिलिटी प्रभावित हो, तो हमें उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में क्या है, सरकार के दो तरीके होते हैं, टैक्स से कोई पैसा मिल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी वगैरह, ये सारी चीजें हो गई, सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, ये सारे हमारे क्या है, कर राजस्व के अंदर आते हैं। किसके अंदर आ गए, हमारे ये कर राजस्व के अंदर आ गए, ठीक है। सरकार की यहाँ पे कोई लायबिलिटी प्रभावित हो रही है, सरकार को कोई पैसा नहीं देना है, यहाँ पे सरकार ने जीएसटी ले ली है, तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई देयता नहीं है कि वो किसी को पैसा दे, लेकिन यहाँ पे उधार लिया है तो भाई साहब चुकाना पड़ेगा। ये यहाँ पे सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये है राजस्व प्राप्ति। एक होता है घेर कर राजस्व। घेर कर राजस्व के अंदर क्या क्या आएंगे हमारे यहाँ, जिसमें मान लो सरकार कोई भी चीज, पार्किंग का हो गया, स्टाफ शुल्क हो गया, या फिर कहीं ट्रैफिक वगैरह वालों ने चालान काट दिया, वो सारी की सारी चीजें क्या आती है, घेर कर राजस्व के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे ये चीजें होगी एक तो राजस्व प्राप्ति ये होगी। सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम वगैरह है वहां से जो मिलने वाला लाभांश है वो हो गया। राजस्व प्राप्ति के अंदर मान लो विदेशों से हमें कोई अनुदान मिला है,
विदेशों से हमें कोई क्या मिला है, अनुदान मिला है। विदेशों से हमें क्या मिला है, अनुदान मिला है। तो वो भी किसके अंदर आएगा, राजस्व प्राप्ति के अंदर आएगा, विदेशों से अनुदान। क्योंकि यहां हमारी कोई लायबिलिटी प्रभावित नहीं हो रही है, क्योंकि अनुदान मिला है, उपहार मिला है, यहां पे हमें वापस देना नहीं है, तो वो किसके अंदर आएगा, राजस्व प्राप्ति के अंदर आ गया। ओके, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राजस्व प्राप्ति क्या बोल सकते हैं, जिसमें हमारी कोई लायबिलिटी प्रभावित ना हो और हमें जो पैसा मिल रहा है वो किसी संपत्ति की गिरावट का वो ना हो, प्रतिफल ना हो, किसी एसेट को बेच के हमें वो पैसा ना मिला हो। एसेट को बेच के अगर वो पैसा मिला है तो वो पूंजीगत प्राप्ति के अंदर आएगा। ये सारी चीजें होगी। एक होता है पूंजीगत व्यय, एक होता है क्या, पूंजीगत व्यय। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, इनमें हमने पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एसेट जनरेट हुई है, मान लो हमने कोई सड़क बनानी है तो वहां पे हमने क्या करा, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय, ठीक है। और क्या होगा पूंजीगत व्यय, किसी का उधार लिया है हमने पैसा, उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो ऋण का पैसा है जो चुकाएंगे हम, उसको भी हम बोलेंगे पूंजीगत व्यय के अंदर। क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी कम हुई है अब हमारी, क्योंकि किसी से हमने 100 रुपए लिए और उसको 100 रुपए दे दिए हमने, तो लायबिलिटी हमें क्या हुई है, कम हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। लेकिन ध्यान रखना, ब्याज, ब्याज किसके अंदर आएगा, अगर मैं कहीं पे ब्याज चुका रहा हूं किसी के उधार के पैसे का, तो ब्याज चुकाने से मेरी कोई लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ब्याज आता है राजस्व व्यय के अंदर। ध्यान रखना किसके अंदर आएगा, राजस्व व्यय के अंदर आएगा हमारा ब्याज। तो ये सारी चीजें पढ़ ली हमने कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय क्या हो जाएगा, सरकार को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए पर डे वगैरह का, सरकार अपने कर्मचारियों को पैसा भी देती है, सैलरी देती है, इनकम देती है, वो सारी की सारी चीजें राजस्व व्यय के अंदर आएगी, जहां पे लायबिलिटी कोई प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो राजस्व व्यय क्या हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी चीजें आप बेसिक्स और फंडामेंटल इकोनॉमी के अंदर पढ़ा करते हो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म पढ़ेंगे जो बेसिक्स जो हमारे काम की आएगी। तो बजट के अंदर यहाँ पे किन किन चीजों का जिक्र होता है, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत प्राप्ति क्या है, राजस्व प्राप्ति क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पे बजट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल बजट जो हमारा होगा वो कैसे होगा, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति माइनस यहां पे मैं बोल सकता हूं राजस्व व्यय और प्लस पूंजीगत व्यय, ये सारी चीजें होगी। ये मैं बोल सकता हूं बजट, ठीक है। बजट में ये सारा चीजें था। अब मैं बोला कि यार बजट घाटा हो गया, अगर बजट घाटा हुआ है तो यहां पे ही बोला जाएगा बजट घाटा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, हमारा व्यय ज्यादा हो गया किससे, प्राप्तियों से। भाई हमने 100 रुपए मिलने थे हमें और हमने खर्च कर दिए 120, तो 20 रुपए का हमें बजट घाटा हो गया। अब सरकार क्या करती है, बजट घाटे को पूरा करने के लिए पैसा मार्केट से उधार लेती है, ऋण लेती है, ठीक है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि बजट घाटे को अक्सर सरकार के द्वारा जीरो कर दिया जाता है, ठीक है। सरकार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। वो कैसे, उधार लेके पैसा। तो बजट घाटा इक्वल टू होता है ऋण के इक्वल, जिसको हम बोलते हैं राजकोष, क्योंकि यहाँ पे जो प्राप्तियां है ना, तो यहां पे बोला जाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है, फॉर्मूला सेम होगा यहां पे, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय और इसमें माइनस होगा यहां पे जो हमारे राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब सरकार क्या करती है, पूंजीगत प्राप्ति कर लेती है पैसा उधार लेके ऋण का, तो यहां पे वो चीज घटा देता है ऋण को छोड़कर, ठीक है। यहां पे किस चीज को घटा देता है, राजकोषीय घाटा के अंदर ऋण को छोड़कर, इसमें क्या कर देता है, पूंजीगत प्राप्ति में ऋण को छोड़कर। क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति के अंदर क्या आता है कि मान लो पूंजीगत प्राप्ति मैंने बताया था कि कहीं से पैसा उधार ले लिया और कहीं से पैसा उधार लेके बजट घाटे को पूरा किया जाता है। अब सरकार पैसा उधार कहां कहां से ले सकती है, बाहर से ले सकती है या फिर हमारे यहां अंदर से ले सकती है,
ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से ले सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर दी, या कॉर्पोरेट सेक्टर से उधार ले लिया है, या वर्ल्ड बैंक वगैरह आईएमएफ वगैरह से उधार ले लिया सरकार ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, राजकोषीय घाटे में ये वाली चीज आ गई, लेकिन उसमें से ऋण घाटा को घटा देते हैं। और ये फॉर्मूला किसका था, बजट घाटे का। बजट घाटा क्या था हमारा, ये था। तो राजकोषीय घाटा मैं बोल सकता हूं, एक बार फिर से देख लेना, फॉर्मूला इसकी तरह ही था, लेकिन यहां पे मैंने पूंजीगत व्यय में क्या घटा दिया, ऋण प्राप्तियों को। ऋण प्राप्तियों को घटाया तो मेरे पास क्या आया, ये राजकोषीय घाटा आया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे राजकोषीय घाटे को मैं कैसा लिख सकता हूं, ये काम का फॉर्मूला है और यूपीएससी ने पूछ लिया है पहले सवाल इसको लेके। राजकोषीय घाटा इक्वल टू मैं बोल सकता हूं ऋण के लिए, या मैं बोल सकता हूं ये उधार के बराबर है। ठीक है, क्योंकि वहां पे उस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता था, एक फॉर्मूला हमारे पास बजट घाटा का हुआ और प्लस ऋण। ठीक है, ये हुआ था, और बजट घाटा हमारी सरकार के द्वारा जीरो कर दिया जाता है, ये था। तो ये होता है राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा क्या हो जाएगा, राजस्व घाटा सिंपल है, राजस्व व्यय ज्यादा होगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ये हो गया राजस्व घाटा। अब एक फॉर्मूला और आया करता है प्रभावी राजस्व घाटा। एक फॉर्मूला और आया करता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, जो हमने कुछ राजस्व व्यय क्या होता है, कुछ हम स्टेट सरकार वगैरह को इनको पैसा उधार दे देते हैं, तो इसमें जो परिसंपत्तियों से संबंधित जो अनुदान है वो घटा के आता है हमारे पास प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, जो परिसंपत्तियों से संबंधित जो भी अनुदान दिया गया है वो आ जाता है प्रभावी राजस्व घाटे के अंदर। तो ठीक है, किसको घटाते हैं हम, इसके अंदर से परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान को। ओके, ये सारी चीजें हो गई। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति का फॉर्मूला, पूंजीगत घाटे का फॉर्मूला सिंपल है। ओके, एक आता है हमारा प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है हमारा, उसमें जो ऋण है ना, इसका कुछ ब्याज चुकाएंगे हम। ठीक है, कुछ ब्याज चुकाएंगे, उस ब्याज को हटा के जो बचा होता है वो होता है प्राथमिक घाटा। ये वर्तमान सरकार की कंडीशन को बताता है। तो ये हमने बेसिक्स और फंडामेंटल चीजें पढ़ी है बजट की, कि क्या क्या बजट में जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। ठीक है, ये बताना जरूरी था, एक बार बेसिक्स मैंने बता दिए और आप पढ़ के आते हो, और मैंने इसको नोट्स के अंदर भी मेंशन किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती है हमारे बजट के अंदर। ओके, अब हम बजट शुरू करते हैं, और देखो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, थोड़ी स्टोरी टाइप में क्या क्या होता है। बजट पेश करते हैं हमारे यहाँ वित्त मंत्री। ठीक है, लोकसभा में वित्त मंत्री आते हैं और बजट पेश करते हैं राष्ट्रपति की ओर से। ऐसा ही सवाल आया था यूपीएससी 2024 के अंदर, जिसमें बोला गया था कि प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री बजट पे, ऐसा कुछ बोला गया था। वो सवाल यूपीएससी ने क्या करा, गलत मान लिया। ठीक है, और उसके ऊपर आपत्ति भी उठाई गई थी, और उसका भी कुछ दिनों पहले डिसीजन भी आया सवाल का। ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो ये देख लेना, यूपीएससी पूछा है कि बजट कैसे पेश किया जाता है, उसका एक प्रक्रिया है बजट पेश करने की, वो पूछा है। वित्त मंत्री आते हैं, बजट पेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बजट जब आया है तो उस पर कुछ चर्चाएं होगी। चर्चाएं होने के बाद उसको क्या होगा, 24 विभागीय जो समिति है वहां पे उसको भेजा जाता है। ठीक है, उन विभागीय समितियों को भेजे जाने के बाद वो क्या होता है, वहां पे जो अनुदान होता है, लोकसभा के अंदर आर्टिकल 113 अनुदान की मांगे पेश की जाती है, बातें होती है वहां पे, और फिर वहां पे विपक्ष वगैरह ये कटौती प्रस्ताव, मितव्ययता प्रस्ताव वगैरह ये पेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है, और विनियोग विधेयक में क्या होता है, विनियोग विधेयक आर्टिकल 114। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होगा, कुछ होगा हमारे संचय निधि से भारित व्यय और एक संचय निधि पर। ठीक है, तो दो खर्चे होते हैं वहां पे, जिनमें एक पे मतदान किया जा सकता है और एक पे नहीं किया जा सकता। और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद हमारा बजट पारित हो जाता है। ये लोकसभा में ही है, राज्यसभा में मतदान करने की उनको वो मतदान नहीं कर सकते, लोकसभा में ही मतदान होता है मांगों पे। ये बेसिक्स और फंडामेंटल चीजें जो आप पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा करते हो। अब इसमें है कि सबसे पहले जो बजट पेश किया गया वो 1860 के अंदर पेश किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा।
ठीक है, नाम याद रख लेना, कई बार पूछे जाते हैं। अब होता क्या था कि पहले रेलवे बजट और जो हमारा ये बजट था मेन बजट, वो एक साथ पेश किए जाते थे। अब 1924 में एक कमेटी बनती है, एकवर्त कमेटी, ठीक है। अब एकवर्त कमेटी जो बनती है तो उसने ये बोला था कि हम बजट को एक साथ पेश करेंगे, रेलवे और आम बजट को, 1924 के अंदर। 2017 में विवेक देवराय की एक कमेटी बनती है और उस कमेटी ने दोनों को क्या कर दिया, मर्ज वापस कर दिया, रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया, ठीक है, विवेक देवराय कमेटी ने। आजाद भारत का जो पहला जो बजट था वो षणमुख सेठी, यहाँ पे मैंने लिखा है जिक्र यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या है बजट में, बेसिक्स फंडामेंटल चीजें। भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, ठीक है। बजट शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं है इसमें, ओके। सीधा सीधा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है यूपीएससी के अंदर, तो पढ़ते वक्त गौर जरूर करना, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था एक बार कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आरबीआई की स्थापना ऐसे की गई थी, जबकि आरबीआई की स्थापना भारतीय संविधान के तहत नहीं, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उसमें अलग की गई थी। तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि आरबीआई इस तरह की चीजें यूपीएससी पूछ लेता है, शब्दों के साथ खेलता है। केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रट लीजिएगा, पूछा जा सकता है और पूछे हुए सवाल भी है इस तरह के। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम सेठी ने घोषित बढ़ गया, ठीक है, पारित किया, वहां पे पेश किया बजट। और अभी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जिन्होंने 9वीं बार बजट पेश किया, सबसे ज्यादा मोरारजी जो देसाई है उन्होंने पेश किया था 10 बार के समथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी है। कुछ चीजें मैंने लिखी होगी, बजट की प्रक्रिया क्या होती है, बजट की प्रक्रिया और एफआरबीएम एक्ट जरूर देख लीजिएगा, यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, एक एक बार नहीं, दो दो बार, तीन तीन बार यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 109 धन विधेयक की प्रक्रिया, आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा, आर्टिकल 113 लोकसभा में अनुदान की मांगे कैसे होती है, आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक क्योंकि पैसा निकालना है संचित निधि से तो उसके लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक के बारे में है, एक होता है धन विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। धन विधेयक को कैसे पेश किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति को पहले पूछा जाता है, उसके बाद उसको पेश किया जाता है लोकसभा के अंदर, ठीक है। धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्णानुमति से इसको पेश किया जाता है। कौन घोषित करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। राज्यसभा क्या कर सकती है, उसमें कोई उनको सुझाव दे सकती है चेंज करने का, उसके पर अधिकार नहीं है, 14 दिन के बाद भेजना ही पड़ेगा और वो पारित हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको खुद को पढ़ना है, ये सब मैं चीजें नहीं बताने वाला हूं, मेरा काम आपको क्या क्या चीजें देखनी है। अब देखते हैं जो इस साल का बजट है। इस बजट में 3 कर्तव्य दिए गए हैं, वैसे संभावनाएं तो कम ही है, कोचिंगों के टेस्टों में आप देख सकते हो कि इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है कि बजट में 3 कर्तव्य कौन कौन से थे, उसमें दूसरा कर्तव्य कौन सा था, ये सब चीजें यूपीएससी नहीं पूछता है। हाँ, कई बार थीम पूछ सकता है कि इस बजट की थीम क्या थी। कर्तव्य, क्योंकि ये जो नया संसद भवन था जिसको कर्तव्य भवन वहां से पेश किया गया है, तो कर्तव्य 3 थे इसके अंदर, ठीक है। पहला क्या है कि ग्लोबल लेवल पे जो अनसर्टेनिटी है अभी, वॉर है, ठीक है, जिस तरह से ट्रेड वॉर की कंडीशंस है और टैरिफ वगैरह, ये सारी चीजें जो चल रही है, वैसे में भारत अपनी इकोनॉमी को कैसे सस्टेन कर सकता है उसके बारे में है। सेकंड में क्या है, भारत की जो मानवीय क्षमताएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य है, इन सब पे पैसा वेस्ट करना अच्छे से, ठीक है, पैसा वेस्ट नहीं, सॉरी, खर्च करना पैसा, ताकि क्या हो, हमारा एक जो ह्यूमन कैपिटल है वो बेटर बने, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है सबका साथ सबका विकास, अंतिम छोर के विकास की बात हो रही है, जैसे हमने पिछले बजट में पढ़ा था ज्ञान, ठीक है, जिसमें हमने युवा, किसानों और महिलाओं इन सब की बातें की थी। तो वही है कि अंतिम छोर जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी पीछे ना रहे, तो ये था सबका साथ सबका विकास। आकांक्षाओं को पूरा करना किसकी, यूथ की, उनको शिक्षा, स्किल प्रोवाइड करवाना, स्वास्थ्य, ठीक है, एक तरह से ह्यूमन कैपिटल को बेटर करना, ये सारी चीजें थी। पहला मैंने बता दिया, और युवा शक्ति को केंद्र में रख के, क्यों ऐसा, क्योंकि भारत अभी जनसंख्यांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है
और उसका फायदा उठाना है तो ऐसे में हमारा जो यूथ है उसका फायदा उठाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सारी चीजें थी। तो देखते हैं सबसे पहले हम इस बजट की क्या क्या विशेषताएं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें कोई अर्थशास्त्री नहीं बनना है। जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना ही करना है, और जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा कि ये चीज़ें ज़रूर कर लीजिएगा वो देख लीजिएगा। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि बजट पढ़ने के लिए आपके पास ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करता है। कुछ कुछ चीज़ें आएगी जिनके बारे में बोलूँगा कि आप इनको देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो सबसे पहले देखो विशेषताएं क्या है हमारे बजट की, और पहला क्या है, पहला जो हमारा कर्तव्य है वो देखो हमने बता ही दिया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा जो ग्लोबल लेवल पे जो अनसर्टेनिटी है उसमें कैसे सस्टेन करना है हमारी इकोनॉमी को। उसके लिए हमने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बेटर तरीके से क्या करना है, ग्रोथ करना है, ताकि लोगों को रोजगार सृजन हो। ग्लोबल वैल्यू जो चैन है या ग्लोबल जो सप्लाई चैन है उस पर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो, हम आत्मनिर्भर जो भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करें। ये सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। तो देखो 7 क्षेत्रों पर यह केंद्रित है, 7 सेक्टर ऐसे चुने गए जिन पे ये केंद्रित है। अब जो भी होंगे वो इमर्जिंग सेक्टर होंगे जहां पे हमें काम करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्टेब्लिश करना। जैसे हमारा विनिर्माण सेक्टर है जिसका जीडीपी में पिछले काफी सालों से 16 से 17% तक योगदान रहा है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, उठाना है, क्योंकि यहाँ हम रोजगार दे सकते हैं। हमारे यहाँ जो अर्धकुशल जो कर्मचारी है या जिनके पास स्किल्स नहीं है उनको ये आसानी से हम रोजगार दे सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा कि हम चाइना के अंदर देख सकते हैं। तो इसको उठाने के लिए हमने यहाँ पे 7 सेक्टर पे फोकस किया। ठीक है, पहला था हमारे यहाँ हमने जो मिशन शुरू किया है बायो फार्मा शक्ति मिशन। करंट अफेयर का जो कोर्स है उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया है, बायो फार्मा शक्ति मिशन। फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आपको जरूर कर लेना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे भारत कितना प्रोडक्शन करता है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं उनमें भारत प्रोडक्शन में टॉप पे है, विश्व के अग्रणी देशों में है। ठीक है, जेनेरिक दवाइयाँ क्या होती है ये सारी चीज़ें हो, फार्मा इंडस्ट्री का हमारा कितना साइज है, ग्लोबल लेवल पे कितना प्रोडक्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो फार्मा इंडस्ट्री के बारे में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कितने लेवल कौन सा स्थान है प्रोडक्शन में, क्या क्या चीज़ें हैं। बायोफार्मा शक्ति मिशन 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये 5,000 करोड़ रुपए याद नहीं करना है, पढ़ लेना है एक दो बार आंखों से कि हाँ इतने रुपए आवंटित किए गए हैं। यूपीएससी ये शायद चीजें नहीं पूछता है आमतौर पे, फिर भी देख लेना, अगर आपको याद नहीं है तो बाकी किसी और को भी याद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इतने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखना आसान काम नहीं है। बायोफार्मा शक्ति में देखो एक तो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर पर केंद्रित किया गया है। देखो बायोलॉजिक्स और बायो सिमिलर, यहाँ पे एक वर्ड है बायोसिमिलर। बायोसिमिलर क्या होता है, जैसे दवाइयाँ होती है, अब कुछ जेनेरिक दवाइयाँ होती थी जैसे बनाते थे हम, तो उनका जो भी क्वालिटी वगैरह होती थी सब की सब क्या होती थी, जिनका पेटेंट खत्म हो गया वैसी दवाइयाँ। ठीक है, उन दवाइयों से ये बना लेंगे सेम वैसी दवाई, जिसके टेस्ट गुण वगैरह सबके सब क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो आपका काम क्या है, एक तो ये बायोलॉजिक्स की डेफिनेशन देखना और एक है बायोसिमिलर की डेफिनेशन देखना। बायोलॉजिक्स का मतलब क्या होता है, जनरली हम जो दवाइयाँ बनाते हैं जैसे पैरासीटामोल होगी, एस्प्रिन होगी, इस तरह की जो दवाइयाँ होती है उनमें हम कुछ केमिकल कंपोनेंट रख के उन दवाइयों को बनाते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजिक्स के अंदर क्या होता है, सीधा का सीधा जो जैव होते हैं, जीव होते हैं, उनका यूज किया जाता है इसके अंदर। कोई भी जानवर हो गए, पेड़ पौधे, उन सबका यूज किया जाता है इन दवाओं को बनाने के लिए। तो ऐसी दवाओं को बोला जाता है बायोलॉजिक्स। जैसे इंसुलिन का जो उत्पादन किया, इंसुलिन की जो दवा थी उसके लिए हम बोल सकते हैं बायोलॉजिक्स। ठीक है, तो किसी जीव मीडियम का इनका सबका यूज किया जाता है बायोलॉजिक्स में, केमिकल्स का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं बायोलॉजिक्स। तो हमें इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए बायोलॉजिक्स और एक है बायोसिमिलर। बायोलॉजिक्स, अब मान लो किसी कंट्री ने कोई दवाई बनाई है बायोलॉजिक्स की, अब उस दवा का क्या है, पेटेंट खत्म हो चुका है, पेटेंट आपने सुना होगा पेटेंट। ठीक है, अब वो पेटेंट क्या है, खत्म हो चुका है उस दवा का, तो दूसरी कंपनी क्या करती है, वैसे ही दवा बना लेती है, सेम गुण रैंक टेस्ट वगैरह सब कुछ सेम होता है, उसका असर भी सेम होता है, उसको बोला जाता है बायोसिमिलर।
तो इंडिया इन दोनों पे ध्यान देगी। और 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाएंगे इस चीज को प्रमोट करने के लिए। एक एकेडमिक चीज ऐसी बनाई जाएगी। ओके, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखो पहले हमारा सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 था, उसमें क्या था, मैंने पीएलआई स्कीम वगैरह इन सबका भी यूज किया था, डिजाइन लिंक इनिशिएटिव। ठीक है, तो वहां पे हमने हमारा ध्यान क्या था कि पूरी असेंबलिंग वगैरह करना, जो भी हम सेमीकंडक्टर का यूज करके जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उन सब पे था। अब क्या है कि हम हमारे कंट्री के अंदर ही बनाएंगे, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे, बाहर भी इनको एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे। इन सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए, मतलब पहले से आगे जाने के लिए ये मिशन लाया गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। अब इसको आपको क्या क्या करना है, जो पहले वाला मिशन था कब से लेके कब तक था, कौन सा मिनिस्ट्री है इसके लिए, और दूसरा है सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, चालक कुचालक लेवल पे क्या होता है इनका, ठीक है, अतिचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है। अभी हमारे इंडिया में कुछ सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाई गई थी, फॉक्सकॉन वगैरह इन कंपनियों के, गुजरात के धोलेरा वगैरह में, इनमें इंडिया कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह करता है, ये सारी चीजें। एक फेब 4 का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, चिप वॉर का नाम सुना होगा आपने, वो सब की सब चीजें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। और ताइवान वगैरह, वियतनाम वगैरह कंट्री से हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें इंपोर्ट वगैरह भी करते हैं, तो ये चीजें जरूर देख लीजिएगा। एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना का आवंटन बढ़ा दिया गया, यहाँ पे कुछ जो पैसा था उसको बढ़ा दिया गया यहाँ पे। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। भारत में जो मोबाइल है वो सेकंड नंबर पे, इंडिया सबसे ज्यादा मोबाइल बनाने वाला बन गया यहाँ पे। असेंबलिंग करता है यहाँ पे, असेंबलिंग इन इंडिया, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट है उनको मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है करंट अफेयर के अंदर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया गया है। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले करंट अफेयर में पढ़ा दी है, ठीक है, और आपको मैंने बता दिया क्या करना है वो सारी चीजें भी। एक था रेयर अर्थ कॉरिडोर और केमिकल पार्क, अच्छा पॉइंट है। रेयर अर्थ को लेके यूपीएससी ने इस साल सवाल पूछ लिया था, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके। और क्या होते हैं ये, ठीक है, रेयर अर्थ पृथ्वी पे हम अच्छी खासी मात्रा में है, ये रेयर नहीं है, लेकिन क्या है कि इनका जो निष्कर्षण होता है वो आसानी से नहीं हो पाता, ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं ये। इनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज पाई जाती है, टीवी स्क्रीन वगैरह इनमें यूज किया जाता है, और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह होती है उनमें इन धातुओं का यूज किया जाता है। चाइना प्रोडक्शन में टॉप पे है यहाँ पे। इंडिया में भी रेयर अर्थ मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो मोनोजाइट जो रेत है उसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो हमारे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यूपीएससी ने सवाल पूछा है पहले। मोनोजाइट जो रेत है जो हमारे तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, वहां से लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ठीक है। यूरेनियम वगैरह ये जो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं उनको लेके यूपीएससी ने अक्सर सवाल पूछे हैं। लिथियम वगैरह क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं वो। तो हमारे यहाँ रेयर अर्थ कॉरिडोर और केमिकल पार्क्स, जो हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है, रासायनिक उद्योग है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने केमिकल पार्क्स की घोषणा की है कि हम इतने केमिकल पार्क्स बनाएंगे। और रेयर अर्थ कॉरिडोर कहाँ कहाँ पे है, ये हमारा हिस्सा है, और इन्होंने शुरू किया यहां से लेके ये वाला केरल का हिस्सा। तो देखो यहाँ पे ओडिशा, केरल, आंध्रा, तमिलनाडु, रेयर अर्थ कॉरिडोर इन्होंने ऐसे बनाया है, ठीक है। और ये दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के खनन के संस्करण और निर्माण के लिए है। अब आपका काम क्या है, दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक, ठीक है, इसके बारे में पता करना। जो एक तो नॉर्मल चुंबक होती है और एक ये वाली चुंबक होती है, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, ये कैसे बनाया जाता है, और क्या इसके इंपोर्टेंस है, वो पूछा जा सकता है यूपीएससी के अंदर। जैसे हम बात करते हैं पिछले साल यूपीएससी के बजट में था, सरकार के बजट में था मखाना बोर्ड, और यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि मखाना से रिलेटेड। और वो सवाल कहाँ पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जैसे पेपर लगता है मेंस एग्जाम वगैरह के, उनमें पूछा गया था, ठीक है, कि मखाना की क्या कंडीशंस होती है, वो सारी चीज़ें। और इस तरह की चीज़ें मैंने अक्सर सारे करंट अफेयर में करवा रखी थी, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह जो पिछले साल का करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया था उसमें सारा मैंने करवा दिया है। जो 1 जनवरी 2025 से लेके जो करंट अफेयर का बैच था,
ठीक है, उसमें मैंने आपको पूरे मार्च तक का करंट अफेयर करवाया है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है। तो आपका काम है जाके देखना कि ये क्या होता है, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। भारत में भी जो कोकिंग कोल है, इसको जो MMDR एक्ट 1957 है उसके तहत क्या है, महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया गया है। इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन से महत्वपूर्ण खनिज है, और पहले पूछा है यूपीएससी ने सवाल कि कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज है। टाइटेनियम के बारे में पूछ लिया कि एक ऐसा तटीय खनिज है जो वहां पे इसमें यूज होता है, तो वो पूछ लिया उन्होंने सवाल, टाइटेनियम। ठीक है, और उसके कुछ ऐसा दे रखे थे जिसकी प्राप्ति इन दोनों से होती है। तो ये बेसिक्स और फंडामेंटल चीजें होती है जो न्यूज में रहती है। लिथियम न्यूज में था, कोबाल्ट न्यूज में था पिछले साल, इस साल देख लो जैसे हीलियम न्यूज में है, LPG न्यूज में है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें कॉपर न्यूज में है, तांबा न्यूज में है। तो ये सारी चीजें यूपीएससी पूछ सकता है। इस्पात न्यूज में है, पूछ सकता है। ओके, 3 केमिकल पार्क है प्लग एंड प्ले मॉडल पर। प्लग एंड प्ले मॉडल, इसका मतलब क्या होता है, सरकार आपको सारी व्यवस्थाएं देगी, आपको इंडस्ट्री देगी, आपको मशीनें देगी, सब कुछ देगी, आपको सारी जगह बना के देगी, आपको आना है, प्रोडक्शन करना और चले जाना है। ये सारी चीजें होती है प्लग एंड प्ले मॉडल पे, कि सब कुछ व्यवस्थाएं मिलेगी, आपको बस इंडस्ट्री लगानी है और जाना है, काम करना है। तो ये मॉडल है प्लग एंड प्ले मॉडल पे। आपका काम है ये 3 केमिकल पार्क लगाए कहाँ जा रहे हैं, ये जगह आपको पता करनी है कि कौन कौन सी जगह पे ये 3 केमिकल पार्क लगाए जाएंगे। ओके, अब आपके लिए काम है कि इंडिया का रासायनिक जो उद्योग है उसके बारे में जानकारियां जुटाना, क्या कि कितना प्रोडक्शन होता है, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी चीज एक्सपोर्ट कौन सी इंपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे हमारे प्रोडक्शन का क्या हाल है वो। अगला है कैपिटल गुड्स और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। देखो, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर से समझ में आ रहा होगा, आप फिल्में देखते होंगे, जो पोर्ट वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं वहां सामान लॉजिस्टिक वगैरह के लिए। उसी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हमने शुरू किया है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। ठीक है, अब ये जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पहले क्या होता है, लगभग हम 80 से 90% जो प्रोडक्ट जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो चाइना, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, अगला 6वां है हमारा यहाँ पे वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देना। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना। इसमें हमने एक तो क्या है, राष्ट्रीय फाइबर योजना। आपका काम क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानना, कितना एक्सपोर्ट, वर्ल्ड लेवल प्रोडक्शन में क्या हाल है हमारा, ये सारी चीजें पता करना वस्त्र उद्योग के बारे में जानने के लिए। एक 5F विजन है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि 5F विजन किससे रिलेटेड है, और ये भी मैंने करंट अफेयर में आपको करा रखा है, लेकिन बजट में जितना आया मैं उतना ही आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है, वो मेरा काम है यहाँ पे बताना, बाकी काम है आपका करना। समर्थ 2.0 स्कीम है यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो शुरू की जाएगी। आपका काम है समर्थ स्कीम पहले वाली क्या थी उसके बारे में देख लीजिएगा एक बार। टैक्स, इको पहल और क्लस्टर आधुनिकरण और मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू करना। एक आपने PM मित्रा नाम सुना होगा, ठीक है, तो PM मित्रा स्कीम के बारे में देख लीजिएगा। वहां पे कुछ टेक्सटाइल पार्क लगाए जा रहे हैं, कितनी जगह, 7 जगह है, कौन कौन सी जगह पे है वो जरूर देख लीजिएगा। ये सब चीजें मैंने करंट अफेयर में वैसे करवा दी है। ओके, लेकिन आपका काम है ये करना, और मैंने बता दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री न्यूज में रही है। टेक्निकल जो टेक्सटाइल होते हैं वो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि तकनीकी वस्त्र, वो क्या होते हैं, हमने मिशन भी शुरू किया था उसको लेके। इंडिया का क्या हाल है तकनीकी वस्त्र में, इंडिया एक्सपोर्ट करता है क्या इंपोर्ट करता है, कौन से लेवल पे प्रोडक्शन करता है, कौन सा स्थान है, ये सारी चीजें यूपीएससी पूछ लेता है कभी कभी, और पिछले साल के पेपर में हम देख सकते हैं इस तरह की चीजें पूछी गई है। ग्राम स्वराज और खेल संबंधी वस्तुएं। एक ग्राम स्वराज में मतलब महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, सीधा सीधा पूछ लेगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल किससे संबंधित है। हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, ग्रामीण जो इकोनॉमी होती है उसको प्रमोट करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। ठीक है, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प, इन सबको प्रमोट करने के लिए। अगला है खेल संबंधी वस्तुएं। सरकार ने मिशन भी शुरू किया है, ठीक है, खेलों से संबंधित। तो यहाँ पे जो भी हाई क्वालिटी के खेल के इंस्ट्रूमेंट है, गुड क्वालिटी की चीजें मिले, तो वो शुरू की गई यहाँ पे। पहले कर्तव्य में और क्या है देखो, विरासत में मिले औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार, जो हमारे काफी डेवलप थे पहले से। ठीक है,
ऐसे 200 क्षेत्र है, 200 इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिनको हम वापस क्या करेंगे, पुनर्उद्धार, उनमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करेंगे। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी, एआई, आईओटी, बिग डाटा वगैरह, ये सारा इंडस्ट्री 4.0 जिसको हम बोला करते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा, टेक्नोलॉजी यूनियन, 200 ऐसे ग्रुप है। चैंपियन एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में एमएसएमई लगभग कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह ये सारे इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ा करते हैं। तो एमएसएमई की डेफिनेशन पिछले साल चेंज हुई थी, और मेरे को हिसाब से जहां तक याद है मुझे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था इसको लेके कि एमएसएमई की जो परिभाषा चेंज हुई थी उसको लेके। तो एमएसएमई का वर्गीकरण कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि टर्नओवर के आधार पे, ठीक है, कितना है वो सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि एमएसएमई का वर्गीकरण किन आधार पे किया जाता है, कितनी रेंज है, कब उसको मध्यम उद्योग बोलेंगे, कब उसको हम सूक्ष्म बोलेंगे, कब लघु उद्योग बोलेंगे, ये सारी चीजें। और पहले पूछा जा चुका है सवाल, लास्ट ईयर ये एमएसएमई का वर्गीकरण किया था। ओके, इसमें क्या है कि 10,000 रुपए करोड़ के लघु व मध्यम विकास कोष की शुरुआत की गई, और आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया। आत्मनिर्भर भारत फंड है, उसके अंदर ये पैसा जोड़ा गया ताकि एमएसएमई को प्रमोट किया जा सके, इतना ही हमारे काम का है। ठीक है, एमएसएमई की खरीद के लिए सीपीएसई द्वारा ट्रेड, जो TREDS है, ट्रेड्स का अनिवार्य यूज, साथ ही इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए CGT एमएसएमई समर्थित क्रेडिट गारंटी। देखो होता क्या है, हमारे देश की जो एमएसएमई है, ये मान लो एक एमएसएमई है हमारे देश की, और यहाँ पे ये बंदा है, ठीक है, इसने कुछ सामान बेचा, मान लो किसी बड़े कंपनी को बेच दिया सामान, कंपनी को इसने बेचा 1 लाख रुपए में सामान, 1 लाख रुपए में इसको सामान बेच दिया। कंपनी वाले के पास गया और कंपनी वाले ने बोला भाई साहब पैसे नहीं है हमारे पास, कि हमारे पास पैसा नहीं है, एक काम करो आप रिसिप्ट ले लो, ये एक कागज का टुकड़ा दे देंगे और 1 लाख रुपए का ये दे देंगे। ठीक है, जिसको सामान बेचा वो 1 लाख रुपए का ये पर्चा कागज का टुकड़ा ले लेगा। अब इसको तुरंत पैसा नहीं मिला है, अब इसको बोलेंगे कि भाई आप 90 दिन के बाद आना, आप या 30 दिनों के बाद आना, जो भी दिन है 90 दिनों के बाद आना, आपको पैसा दे देंगे हम 1 लाख रुपए। अब ये है इनवॉइस, ये क्या है, इनवॉइस। अब इसका ये करे क्या बेचारा, इसको पैसा की जरूरत पड़ गई अचानक, मान लो इसको 90,000 रुपये अचानक चाहिए, ये क्या करेगा, किसी बैंक के पास जाएगा, किसी और दूसरी जगह पे जाएगा, और इस कागज के टुकड़े को क्या करेगा, बेच देगा कि ये ले लो भाई साहब आप। वो 1 लाख रुपए का है तो बोलेंगे किसी भी कंपनी या किसी बैंक वगैरह के पास जाएगा और दे देगा, उसको बेच देगा, और वो इसको मान लो 98,000 रुपये में दे दिया। अब था 1 लाख रुपए का, लेकिन इसको 90 दिन पहले मिल रहा है तो कितने में दे दिया, 98,000 रुपये में, ये तो 2,000 रुपये बच गए, इसको बोलते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो ये होता है ट्रेड्स। अब ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाएगा तो वहां भी दे सकता है कि मान लो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार तुरंत चुका नहीं पा रही है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या होते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, क्या काम करते हैं, क्या बाहर के लोग भी इसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये है आपका काम करना पता। मेरा काम नहीं है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पढ़ाना, मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है इसमें। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जाएगा, सरकार के पास पैसा नहीं है उस वक्त चुकाने के लिए, तो वो ट्रेड्स जो रिसिप्ट होती है ये, इसको कहीं जाके व्यापार वो बेच सकता है, उसके बदले में कुछ पैसा ले सकता है, जिसको बेचा है वो जाके सरकार से पैसा ले लेगा या इधर इस वाली कंपनी से पैसा ले लेगा ये। तो ये होता है ट्रेड्स। तो ट्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, एमएसएमई का वर्गीकरण कैसे है, एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या नई पहले की है, वो आपको पता होना चाहिए बजट के अंदर। इस तरह से बजट को पढ़ा जाता है, ना कि हमने 5,000 2,000 करोड़ 3,000 इस तरह से नहीं, किस क्या अप्रोच रखनी है वो आपको पता होनी चाहिए इकोनॉमी बस सर्वे और बजट पढ़ते वक्त। ओके, आगे देखते हैं हम। जैम को ट्रेड्स से जोड़ना, अब जोड़ दिया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को ट्रेड्स से जोड़ दिया गया है। ठीक है, कि यहाँ सरकारी जो है संपत्तियां वहां पे भी आके इसको बेच सकता है वो अपने सामान को। ठीक है, कॉर्पोरेट मित्रों का विकास, सेकंड जो टायर सिटी 2 और 3 शहर है, टायर 2 और टायर 3, हमारे देश में जो आरबीआई है ना वो शहरों का वर्गीकरण करता है, टायर 1 टायर 2 जनसंख्या के आधार पे, 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या है तो टायर 1 सिटीज वगैरह इस तरह से वर्गीकरण करता है आरबीआई हमारे यहाँ।
तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कॉर्पोरेट मित्रों का विकास, किस लिए, जो हमारी एमएसएमई वगैरह ये है उनको सलाह देना कि किस तरह से आप इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो। जैसे हमने ड्रोन दीदी स्कीम शुरू की है, ठीक है, तो इस तरह की जो होती है स्कीम्स, वैसा ही है यहाँ पे कॉर्पोरेट मित्र, जैसे पशु सखी योजना है हमारी, पशु सखी, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए ग्रोथ कनेक्टर, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि अगर किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर या पूंजीगत व्यय ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ की जो संभावनाएं होती है वो 12-13% तक बढ़ जाती है। कई बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपये खर्च करो तो 2.5 रुपये या 3 रुपये आपको मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए ग्रोथ कॉरिडोर, सड़कें अच्छी बनाओगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे, ठीक है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर क्या होते हैं, पहले आप पढ़ चुके होंगे, जरूर देख लीजिएगा इनके बारे में कि क्या होते हैं। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और जो नेशनल वाटर जो मार्ग है 5वां उसको चालू किया जाएगा, ठीक है, और 20 नए नेशनल वाटरवेज शुरू किए जाएंगे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होते हैं, कितने चालू है, कम से कम जो 6 है, NW1, NW2, 3, 4, इलाहाबाद से हल्दिया वगैरह, ये जो है इनको जरूर देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो प्राधिकरण है कौन से एक्ट के तहत कितने हमारे यहाँ नेशनल जो राष्ट्रीय आंतरिक जो जलमार्ग वगैरह है ये कितने हैं, ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उनकी लोकेशंस देख लीजिएगा एक बार, कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी रिवर के पास में है, कौन सी रिवर से वो के गुजरेंगे, ये जरूर देख लीजिएगा। तटीय माल ढुलाई को प्रोत्साहन करना, और यहाँ पे देखो डुकुनी को सूरत से जोड़ेंगे, जो नए समर्पित कॉरिडोर है, एक डुंकुली और एक सूरत गुजरात की जगह, इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आपका काम है इसकी लोकेशन को देखना कहाँ पे है। अब अगला देखो REITs, इनविट्स, NIIF और NABFID के माध्यम से सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि। पूंजीगत व्यय सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, सड़कें, हॉस्पिटल वगैरह इन सब पे इन्वेस्टमेंट करेगी, ये होता है सार्वजनिक पूंजीगत व्यय, ठीक है। पूंजीगत व्यय मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले, जहां एसेट का सर्जन हो, ठीक है, लाइबिलिटी कम हो, वो होता है पूंजीगत व्यय। किस किस का यूज करेगी, ये रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो, ये रहा हो गया, इन्विट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होता है वहां पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे रिलेटेड है। आपका काम है REITs और NVITs का मतलब क्या है वो मैंने बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये हमारा एक फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से फंड है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। यूपीएससी ने सवाल पहले पूछा था NIF को लेके कि इतने पैसे दिए गए हैं इसमें, और क्या इसमें पूछा था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट है यहाँ पे, किन टाइप के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, इस तरह का यूपीएससी ने सवाल पूछा था पहले, तो ये जरूर देख लीजिएगा एक बार, मैंने आपको बता दिया है। हाई स्पीड रेल, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ का, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु वगैरह, ये याद कर लीजिएगा एक बार के लिए, तो ये शुरू किए जाएंगे। तटीय माल ढुलाई प्रोत्साहन योजना, ठीक है, जो तटीय क्षेत्रों में लॉजिस्टिक है उसको बेटर करने के लिए काम क्या है इनका, अंतर्देशीय जलमार्गों में माल ढुलाई की हिस्सेदारी 2047 तक 12% तक बढ़ाना, क्योंकि पहले कितनी, अभी 6% है, तो 2047 तक इसको 12% करना है। अभी कितना है, 6% है, अभी कितना है हमारा 6% है, इसको 6% से कितना करना है, 12% तक करना है। सी प्लेन VGF योजना, ठीक है, सी प्लेन VGF योजना ये विमानन क्षेत्र से है। आपका काम क्या है, VGF, इसका मतलब क्या होता है, VGF का मतलब क्या होता है, ये आपका काम है पता करना, ठीक है। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट टाइप का होता है, जिस तरह से हम HMA हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, BOT मॉडल पढ़ते हैं, BWT मॉडल पढ़ते हैं, वैसा ही एक VGF होता है, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा कि VGF क्या हुआ करता है। अब देखो यहाँ पे एक है, अगला है यहाँ पे अवसंरचना जोखिम गारंटी कोर्स। इसका मतलब क्या है, एक फंड बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड।
अब मान लो कोई सड़कें बना रहा है या कोई टोल वगैरह बना रहा है और वहां पे कुछ रिस्क हो गया, तो ऐसे में एक फंड बनाया गया उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत केंद्र स्टेब्लिश करना। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बजट में कौन सी दो जगह पे ऐसे मरम्मत केंद्र स्टेब्लिश करने की बात की गई है, वाराणसी और पटना के अंदर। क्योंकि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बात की गई थी कि बिहार में मखाना बोर्ड के खोला जाएगा, यहाँ पे इस तरह की चीजें होगी, तो ये जरूर देख लीजिएगा। सिटी इकोनॉमिक रीजन, शहरी आर्थिक क्षेत्र, जिस तरह से सेज हुआ करते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे यहाँ पे शहरों के लिए खोले जा रहे हैं कि एक शहर को अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे ग्रोथ बनाते हैं, एक तरह से उसको ग्रोथ के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, ग्रोथ पोलर के तौर पे, तो वहाँ पे बाकी और भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बेटर करोगे तो वहाँ पे पैसा आएगा। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटीज़ को क्या होगा वहाँ पे देखा जा सकता है, स्पिल जो ओवर इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहरों का मानचित्र करना, और 5 वर्षों में प्रति CER 5,000 रुपये यहाँ पे। ठीक है, 5 वर्षों में प्रति CER कितना है, 5,000 रुपये है। तो यहाँ पे सिटी इकोनॉमिक रीजन्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला है भारत के बाहर रहने वाले निवासी व्यक्ति अब सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में 10% तक निवेश कर सकते हैं। तो भारत के बाहर रहने वाले जो निवासी है वो 10% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला कितना था, 5% तक। किन कंपनियों में, सूचीबद्ध कंपनियों में। तो इस तरह के स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, तो ये आपको पता करना। और मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप इस साल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बेसिक्स इकोनॉमी पता होगी, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट भी आपको पता चल गया होगा कि क्या है। ओके, CCUS स्कीम्स बार बार आया है, मैंने करंट अफेयर में भी इसको पढ़ा है आपको। ठीक है, यूपीएससी 2025 के मेंस में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो देखो, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज की योजना, सिंपल सा है, कार्बन कैप्चर करना है कहीं से भी, कोई भी इंडस्ट्री वगैरह होगी, स्टोरेज कोई भूमिगत संरचना वगैरह वहाँ पे, उसको यूज वगैरह भी करना होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो आप, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में यूज कर सकते हो, प्राकृतिक गैस बनाने में यूज कर सकते हो, और दूसरी चीज़ों में भी यूज किया जा सकता है उसको। ठीक है, उन क्षेत्रों में कहा स्टील सीमेंट को कार्बन मुक्त युक्त करने के लिए किया गया जिनमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना कठिन है। तो इंपॉर्टेंट है इस स्कीम्स के बारे में। मैन है ये तकनीक क्या है, ठीक है, जो CCUS तकनीक है ये क्या है, ये पूछा जा सकता है मैन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कर्तव्य पे। हमारा जो सेकंड कर्तव्य है वो क्या है इसमें, AVGC। इसमें हमने बोला गया था कि क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, स्किल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी बातें हुई थी। ये सेक्टर काफी न्यूज में भी रहा था, AVGCS सेक्टर। जो गेमिंग सेक्टर आप देखते हो, कॉमिक्स हो गए, ठीक है, तो वो वाला सेक्टर है, गेम वगैरह से रिलेटेड वाला। एक तरह से ऑरेंज इकोनॉमी को प्रमोट करता है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, जहां बौद्धिक ज्ञान का यूज होता हो, जहां कोई नया कंटेंट सर्जन होता हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि कंटेंट क्रिएशन इकोनॉमी। ठीक है, वो एक तरह से ऑरेंज इकोनॉमी का ही पार्ट है। वीडियोस बनाना हो गया, ऐड करना हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आते हैं। ठीक है, बौद्धिक चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना, लैब स्टेब्लिश की गई है 15,000 माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, समझ में आ रहा होगा आतिथ्य। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारी इंडस्ट्री और एकेडमिक जो गैप है उसको फिल करने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। तो ऐसे में इंडस्ट्री जो एकेडमिक लेवल है वहीं पे इनको क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए, ताकि इंडिया में जो टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको बढ़ावा दिया जा सके। खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, सांस्कृतिक स्थलों के दस्तावेजीकरण के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड इंपॉर्टेंट है। इससे पहले राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, भारत ज्ञानम दर्शन एक स्कीम शुरू की गई थी, और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे जो सांस्कृतिक स्थल है उनके दस्तावेजीकरण के लिए एक तरह से डिजिटल फॉर्म में ग्रिड बनाया गया जोड़ के। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि ये स्टेब्लिश किया गया है इस वाले बजट के अंदर। यहाँ पे जो हमारा मेडिकल टूरिज्म है उसको प्रमोट किया गया है, और 5 ऐसे चिकित्सा केंद्र क्या है, स्टेब्लिश करने का प्रस्ताव है बजट के अंदर, ताकि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके।
स्टेम सेक्टर में वुमेन को प्रमोट करने के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सारे सेक्टर में वुमेन को प्रमोट करने के लिए वीजीएफ फिर से आ गया है, ठीक है। एक फंडिंग का तरीका होता है जहाँ पे व्यवहार्य, जिसको बोलते हैं ना कि यहाँ पे व्यवहार्य विजिबल जो होता है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, जिसको बोला जाता है ना वायबिलिटी गैप फंडिंग, इस तरह से मैंने बता दिया है। होता क्या है कि मान लो 100 रुपये किसी चीज़ पे खर्च हो रहे हैं, अब वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है तो कुछ पैसे सरकार प्रोत्साहन के रूप में देती है, वही होता है वीजीएफ फंडिंग, ठीक है, ताकि लोग मोटिवेट हो उस चीज़ को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। या पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अब एक है 12 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवात्मक स्थलों के रूप में विकसित करना। जो हमारे पुरातात्विक स्थल है जैसे कि लोथल हो गया, लोथल में हमें समुद्री जो विरासत परिसर है वो भी हम बना रहे हैं, ठीक है। राखीगढ़ी, ये हरियाणा के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के हमें क्या मिले वो, तो राखीगढ़ी हो गया। लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, इस तरह के जो पुरातात्विक स्थल है उनको यहाँ पे इस अनुभवात्मक स्थलों के रूप में विकसित करना, मतलब एक संग्रहालय के तौर पे बनाना, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने देखा 15 पुरातात्विक में मैंने बता दिया आपको कि लोथल, ठीक है, राखीगढ़ी हो गए, इस तरह के स्थलों को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ओके, 3 कर्तव्य, तीसरा जो कर्तव्य था हमारा, सबका साथ सबका विकास। भाषा विस्तार करंट अफेयर में पहले आ चुका है, मैंने पढ़ाया भी था इसको करंट अफेयर में, ठीक है। आपको जनवरी में मैंने जब पढ़ाया था भाषा विस्तार, एग्रीकल्चर सेक्टर में एआई वगैरह के यूज को प्रमोट करने के लिए, मोटे तौर पे आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि भाषा विस्तार किससे संबंधित है। कृषि क्षेत्र में बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक और आईसीआर के डेटा को एकत्रित करके किसानों को अनुकूलित सलाह प्रदान करेगा, ठीक है। कौन कौन सा आईसीआर, आईसीआर के बारे में 3-4 लाइनें पता होनी चाहिए आपको कि क्या होता है, ठीक है। आईसीआर, सीमार्स, जैसे हमने ड्रोन दीदी वगैरह पढ़ा है तो वैसा ही सीमार्स है, स्वयं सहायता उद्यमी मार्स। लखपति दीदी योजना हमारी है, उसके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा कि लखपति दीदी योजना किसके तहत है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कब लखपति बोला जाता है, कितनी इनकम हो, कितने टाइम के अंदर हो, ठीक है, किसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें जरूर देख लीजिएगा लखपति दीदी योजना को सर्च करके। सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट स्टेब्लिश, जैसे डीमार्ट्स वगैरह रहे होते हैं ना, वैसे ही सीमार्ट्स होंगे। ये लखपति दीदी अपना एक छोटी सी दुकान वगैरह मॉल टाइप से खोलेंगे और वहां पे इस तरह की चीजें, तो सीमार्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए निम्हंस 2 की स्थापना। सीधा सीधा पूछा जाएगा निम्हंस किससे संबंधित है, मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ की WHO की रिपोर्ट आती है कि इंडिया में लगभग 13.6%, पूरे वर्ल्ड में 13.6% लोग मेंटल हेल्थ से ग्रसित है। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हाईएस्ट मेंटल जो आत्महत्याएं होती है वो कारण है युवाओं में हत्याओं का, तीसरे नंबर पे है वो। तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड WHO की रिपोर्ट। इसके अलावा भारत में मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या, जैसे टेलीमानस पहल हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी जो पहले की जा रही है, मानसिक स्वास्थ्य एक्ट 2017, इस तरह की चीजें हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीजें किए जा रहे हैं वो जरूर देख लीजिएगा। टेलीमानस पहल जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर है और नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे बौद्ध सर्किट विकसित किए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर, ठीक है। एक तो बौद्ध सर्किट ताकि टूरिज्म वगैरह को प्रमोट मिले, ठीक है। 5 पर्यटन स्थलों का निर्माण, एक योजना भी आई थी आपको पता हो तो, पूर्वोदय योजना, ठीक है। पूर्वोदय योजना आई थी, एक पूर्वोदय योजना भी आई थी, वो जरूर देख लीजिएगा किससे संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट में पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, ये आम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब एक स्टेट से दो जगह ऐसी जुड़ी हुई है इंडस्ट्रियल रिलेटेड, आपस में जोड़ के उसके आसपास में इंडस्ट्री क्या की जाती है, स्टेब्लिश की जाती है, वो होते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। ताकि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हो इंडस्ट्री का। तो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर को देख के यहाँ पे देख सकते हो। दिव्यांगजन सहायता, दिव्यांग सहारा योजना एक लाई गई है बजट के अंदर, ठीक है। दिव्यांगों को प्रमोट या उनके विकास के लिए हमारे जो सरकार है उन्होंने क्या क्या स्कीम शुरू की है वो जरूर देख लीजिएगा। 1-2 स्कीम्स की कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है वो। एक यहाँ पे कंपनी वो है ये ALIMCO,
ये क्या करती है, इनकी सहायता के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाती है, जो ताकि ये काम कर सके आसानी से, इनको सुविधाएं हो। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक काजू और कोको, यूपीएससी ने लेकर कोको प्रोडक्शन को लेकर सवाल पूछा हुआ है 2024 के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना काजू प्रोडक्शन और कोको प्रोडक्शन के बारे में जरूर देख लेना। इन फसल्स के लिए क्या क्लाइमेट कंडीशंस होनी चाहिए वो जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि अब इस तरह की चीजें आती है पीआईबी वगैरह के अंदर, जैसे मसाला इंडस्ट्री के बारे में आ गया, ये सारी इकोनॉमी सर्वे हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का। लेकिन फिर भी काजू और कोको के बारे में जरूर देख लीजिएगा, क्या क्लाइमेट कंडीशन है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है, कौन से स्टेट में होता है, और ग्लोबल लेवल पे क्या कंडीशन है, कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। अब इसमें क्या है, 2030 तक वैश्विक ब्रांड का दर्जा हासिल करना है भारत को। उच्च मूल्य वाली फसलें जैसे नारियल, चंदन, मेवे, अखरोट, बादाम और उत्तर पूर्वी अगर के पेड़ों के लिए समर्थन करना। इन फसलों के बारे में, चंदन के बारे में यूपीएससी ने पहले सवाल पूछ लिया है, नारियल के बारे में यूपीएससी ने पहले सवाल पूछ लिया है, तो आपका काम है इनके बारे में भी जरूर देख लीजिएगा। नारियल के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा, एक ऐसी फसल है जो 600-700 मीटर समुद्री तट के लिए होती है, उसके लिए ये वाली क्लाइमेट कंडीशन है, और वो उपयुक्त में से कौन सी फसल ऐसी है, इस तरह के यूपीएससी सवाल पूछता है। पहले उसके बारे में सारी विशेषताएं दे देगा, नीचे दे देगा कि कौन सी ऐसी फसल है। कपास के बारे में ऐसा सवाल पूछा गया है, गन्ने के बारे में पहले ऐसा सवाल पूछा गया है, चावल के बारे में ऐसा सवाल पूछा गया है। तो आगे भी संभावना है कि क्रॉप को लेकर यूपीएससी पूछता है सवाल, तो क्रॉप के बारे में जरूर देख लीजिएगा। दलहन मिशन शुरू किया हमने, तिलहन के बारे में किया, ये सारी चीजें देख लीजिएगा, दलहन तिलहन वगैरह, क्योंकि यूपीएससी ने पहले सवाल पूछ रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब है इसका पार्ट 2। मैंने बोला था कि हमारा जब भी हम बजट पेश करते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या था कि सरकार क्या क्या कर रही है, क्या योजनाएं, क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह ये ला रही है, वो सारी चीजें होती है। सेकेंड पार्ट में कर सुधार से रिलेटेड चीजें होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक नया आयकर एक्ट लेके आए हैं, नया, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट लेके आए हैं 2025। यूपीएससी ने 2025 में सवाल पूछ लिया था इससे संबंधित, क्योंकि बिल पेश हुआ था। अब ये लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता चीज़ें, लेकिन कॉमन सेंस से वो शुरू सोल्व की जा सकती है। जैसे सरवण सर ने कुछ क्लासें कराई होगी प्री के लिए जो तिड़कम वाली क्लासें हैं, उनमें उन्होंने बताया होगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। यूपीएससी प्री में सिंपल सा फंडा है, आप नॉलेज के बेस पे आप 30 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको स्किल चाहिए, उसके पास आपको अप्रोच चाहिए, जो आपका जो भी समग्र नॉलेज है उसके बेसिस पे आप चीज़ों को एनिमेट कर सकते हो, काट सकते हो। वैसा ही वो सवाल था। ठीक है, इंडिया इस साल सवाल पूछा था, बायोफ्यूल्स का पूछा था। जैसे मैंने बोला ना कि क्रॉप वगैरह को लेके बायोफ्यूल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, वो सब न्यूज में रही है और करंट अफेयर की चीज़ें थी। तो बजट में ऐसी चीज़ें थी तो आप जरूर कर लीजिएगा उनको। ओके, कर स्लैब में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कोई बदलाव नहीं है। पिछले साल का जो टैक्स स्लैब था वही है, उससे पहले भी एक टैक्स स्लैब हुआ करता था। इसमें टैक्स स्लैब 12 लाख तक की टैक्स की छूट दे रखी है, कोई भी चाहे वो पहले वाला या इस साल का अपना सकता है। तो टैक्स, आपका काम है टैक्स स्लैब के बारे में देखना, कितना टैक्स स्लैब है, कब से इंडिया में टैक्स शुरू होता है लगना। 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है, तो ये जरूर देख लीजिएगा टैक्स स्लैब क्या है भारत का। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। टीसीएस युक्तिकरण, देखो यहाँ पे टीसीएस का जिक्र है। आप मान लो कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, एक होता है टीडीएस और एक होता है टीसीएस। टीसीएस यहाँ पे क्या होता है, देखो जो सोर्स होता है ना वहीं पे पैसा इकट्ठा किया जाता है। मान लो आप कहीं किसी जगह गाड़ी खरीदने गए, अब आपने गाड़ी खरीदी, 10 लाख रुपए की वो गाड़ी है। अब 10 लाख रुपए की गाड़ी है तो वहां पे वो बोल देगा कि भाई साहब आप पे यहाँ पे 10% टीसीएस लगेगा, या मान लो 1%। ठीक है, या 10% मान के चलता हूँ टीसीएस लगेगा, या 1% बोल देते हैं, 1% मान लो टीसीएस लगेगा 1000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये आपके लगने वाले हैं, ऐसा मैंने बोल दिया उसको। 10,000 रुपये आपको टीसीएस के रूप फॉर्म में देने पड़ेंगे। अब उसको कितना देना पड़ेगा, 10 लाख और एक 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, 10 लाख 10,000 रुपये उसको देने पड़ेंगे वहां पे। क्यों, कैसा है इसको समझ लो एक बार। ये शोरूम है और यहाँ पे इस बंदे को गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने गया, गाड़ी की प्राइस है 10 लाख रुपए। यहाँ पे बैठा है ये बेचने वाला, ये एक खरीदने वाला है, ये बी बेचने वाला है। ये जाएगा बोलेगा भाई साहब टीसीएस भी लगेगा इस पे 10,000 रुपये। ठीक है, ये जो टीसीएस होता है ये देता है ये वाला बंदा ए, जो खरीद रहा है चीज को।
किसको देगा? विक्रेता को, बेचने वाले को देगा ये टीसीएस। टीसीएस किसको देगा? बेचने वाले को। ये पैसा देगा इसको कितना? 10 लाख और 10,000 रुपए इसको ये दे देगा। के का मतलब 1000, तो 10 लाख 10,000 रुपए ये दे देगा। ठीक है, इसको देगा, ये पैसा इसके अकाउंट में आएगा। ये क्या करेगा? 10 लाख रुपए अपने पास रखेगा और ये जो 10,000 रुपए ये सरकार के अकाउंट में डाल देगा। किसके अकाउंट में डालेगा? सरकार के अकाउंट में डाल देगा एज ए टैक्स फॉर्म में। अब इसको जो भाई टीडीएस वगैरह भरेगा ना, जब आईटीआर फाइल करेगा, ये वाला बंदा जब आईटीआर फाइल करेगा तो इसको यहाँ पे ये वो पैसे कटेंगे नहीं, इसको इसके अकाउंट में वापस मिल जाएंगे। अगर इसकी इनकम 12 लाख से कम है, अगर इसकी इनकम पर ईयर 12 लाख से कम है तो इसको पैसा ये यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आएगी होगी कि टीसीएस कौन लेता है? विक्रेता लेता है, सरकार के अकाउंट में डालेगा। अगर इस बंदे की आईटीआर फाइल किया इसने, 12 लाख से कम इनकम है, तो इसको वो पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। सेम टीडीएस होता है। टीडीएस का सिस्टम क्या होता है? मान लो टीडीएस में क्या होता है कि ये कोई कंपनी है, इस कंपनी में कोई बंदे काम कर रहे हैं, इनकी इनकम है 30,000 रुपये, मान लो, ऐसे मान के चलो 1 लाख रुपए मान लो इसकी इनकम है। कोई सर्विस दी इसने, मान लो कोई पढ़ाया वगैरह, ठीक है, 1 लाख रुपए इसके पैसे बने। अब मान लो कि टीडीएस कट गया इसका 10%, इसको मिलेंगे 90,000 रुपये। बाकी ये तो 10,000 रुपये है, ये जो कंपनी वाला है ये दे देगा टीडीएस फॉर्म में गवर्नमेंट को। ठीक है, कंपनी वाला क्या दे देगा? गवर्नमेंट को। तो टीडीएस में क्या होता है? सोर्स पे ही पैसा काट लेगा वो, व्यक्ति यहाँ पे देगा नहीं, व्यक्ति जमा नहीं कराएगा, कंपनी वाला खुद जमा कराएगा, और जब ये आईटीआर फाइल करेगा तो इसको ये पैसा वापस मिल जाएगा। शर्तें क्या है? इसकी इनकम 12 लाख से कम होनी चाहिए, वरना टैक्स लग जाएगा फिर। ठीक है, तो टीडीएस सरकार वापस करती है। ठीक है, जब आईटीआर आप फाइल करते हो तब। तो आगे हम बढ़ते हैं। टीसीएस का युक्तिकरण किया गया। अब एक है एलआरएस स्कीम, उधारीकृत जो विप्रेषण स्कीम है, मतलब आरबीआई की एक स्कीम है एलआरएस, जिसके अंदर मान लो आप फॉरेन में जा रहे हो एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए वगैरह के लिए, तो वहाँ पे ये पैसा कैसे भेजना है, कितनी लिमिट है, वो सारी एलआरएस स्कीम के तहत है। तो इसमें क्या है? टीसीएस का युक्तिकरण किया गया है कि थोड़ा सा बेटर किया गया है। विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा चिकित्सा उद्देश्य के लिए भेजे गए धन पर स्रोत पर कर एक समान 2% तक कम कर दिया गया। इसको 2% तक कम कर दिया गया कि चलो आपका थोड़ा पैसा कम काटेंगे हम। ठीक है, टीडीएस का युक्तिकरण किया गया यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा इसको, मैंने आपको बता दिया है ये। अब यहाँ पे एक चीज है वो देखो, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क दर 20% से घटाकर 10% कर दी गई। 17 कैंसर दवाएं खाद्य पदार्थों पर सीमा शुल्क को पूरी तरफ से माफ कर दिया गया। जो फूड है, तो कैंसर की दवाएं हैं, उनके लिए जो भी टैक्स लगता है बाहर से पैसा, मान लो मैं यूएसए से कोई चीज मंगा रहा हूं इंडिया में, अब यहाँ पे सरकार टैक्स लेगी कि आप बाहर से पैसा कुछ चीज मंगा रहे हो, तो उस पर सरकार टैक्स लेती है। उस टैक्स को सरकार ने यहाँ पे कुछ कम करने की कोशिश की है। प्रतिभूति लेन देन कर, सेकेंडरी जो मार्केट होता है वहाँ पे एक्सचेंज होता है प्रतिभूतियों का, वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है वही होता है प्रतिभूति लेन देन कर। अब होता क्या है कि सट्टेबाजी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है शेयर मार्केट में, तो इसी सट्टेबाजी को रोकने के लिए प्रतिभूति लेन देन कर लाया गया। ठीक है, क्या लाया गया? प्रतिभूति लेन देन कर लाया गया सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए। मैट न्यूनतम वैकल्पिक कर, कुछ कंपनियां क्या होती है कि प्रॉफिट होता था, उन कंपनियों को प्रॉफिट होता है, वो कंपनियां क्या करती है अपने प्रॉफिट को जीरो दिखा देती है कि हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट, इस तरह से दिखा देती है, और वो टैक्स से बचने का काम करती है। तो सरकार ने क्या करा कि या तो आपके पास दो विकल्प है, आप जो सरकार के इनकम टैक्स के नियम है उसके अकॉर्डिंग आप वो दे दो टैक्स, या आपके जो टोटल जो प्रॉफिट होता है उस पर कितना टैक्स बनता है वो दे दो, मतलब इसको बोलते हैं ना बुक प्रॉफिट टैक्स, वो दे दो। ठीक है, ये सरकार ने इसका सोल्यूशन ढूंढा, तो ये होता है मैट। ठीक है, इसमें क्या किया, उन सभी अनिवासियों को छूट जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं, तो उनको कुछ लोगों को छूट देगी जो बेस पे उनका जो टैक्स है वो देते हैं, तो मैट से छूट दी गई। तो मैट क्या है? न्यूनतम वैकल्पिक कर होता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा, मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी है, और आप जब कोर इकोनॉमी पढ़ते हो तो इसको देखा जरूर करते हो। 20 लाख रुपए से कम मूल्य की विदेशी संपत्तियों का खुलासा न करने पर अभियोजन से छूट दी जाएगी। ठीक है,
मतलब आप इस तरह की चीज़ें हो तो आपको कोई वैसी तरह कोई लीगल कार्रवाई वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। ये देख लीजिएगा, हमने जो जन विश्वास विधेयक बिल कुछ सुधार लाया है, विनियामक जो है उनको हमने थोड़ा कम किया है ताकि चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको प्रमोट मिले। ठीक है, जिस तरह हमने एक पहल भी शुरू करी थी एज वो नज फ्रेमवर्क टैक्स के लिए हमने शुरू किया था ताकि लोग टैक्स आसानी से दे। ठीक है, नज फ्रेमवर्क याद रखना, नज फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, सीबीडीटी ने शुरू किया था उसको। ठीक है, शेयर बायबैक, इसमें क्या होता है, ये मैंने जो टर्मिनोलॉजी दी है, शेयर बायबैक का मतलब होता है कि कंपनियां अपने ही शेयर को खरीदती है ज़्यादा पैसों के अंदर। अब वहां पे क्या होता है कि जिनसे खरीद रही है उनको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसको शेयर बाय बैक टैक्स बोला करते हैं। इससे कंपनियों पे बाहर कम पड़ेगा। ठीक है, कंपनियों पे टैक्स का बाहर कम पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, शेयर धारक के स्थान, यहाँ पे देखो शेयर धारक के हाथों में पूंजीगत लाभ। अब यहाँ पे मैंने बोला पूंजीगत लाभ है तो आपका काम है पूंजीगत टैक्स। ठीक है, पूंजीगत लाभ पे जो लगने वाला टैक्स होता है वो टैक्स कितने टाइप का होता है, कितनी अवधि का होता है, शॉर्ट टर्म अवधि कितनी होती है, लॉन्ग टर्म अवधि कितनी होती है, और कितना परसेंट इंडिया में लिया जाता है, क्या सीन है वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बारे में 2-3 लाइनें जरूर देख लीजिएगा। डेटा सेंटर कर छूट, अब इसमें क्या है कि जो भारत में रह के क्लाउड सर्विस वगैरह दे रहा है, ठीक है, भारतीय डेटा केंद्रों के माध्यम से, ठीक है, तो उनको यहाँ पे छूट दी गई है। तो विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स की छूट मिलेगी। अब यहाँ पे देखो कि वैश्विक क्लाउड सर्विस, क्लाउड सर्विसेज क्या होती है ये आपका काम है पता करना, मैं नहीं बताऊंगा क्लाउड सर्विस क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, साइंस एंड टेक का मामला देख लीजिएगा। ठीक है, IFSC गिफ्ट सिटी, ये मैंने बता दिया था, एक तरह से विदेश जो एक तरह से फॉरेन की तरह ही होता है मार्केट। करंट अफेयर में मैंने पढ़ा है, नहीं आता है तो चैट जीपीटी का यूज करो, पूछोगे उनको कि IFSC गिफ्ट सिटी क्या होती है। एक तरह से इंटरनेशनल लेन देन का लिए एक पूरा सेज की तरह मार्केट होता है और ये हमारे गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों के लिए कर कर यहाँ पे कर छूट की अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी है। ऑफशोर बैंकिंग मतलब जो बाहर की जो बैंकिंग यूनिट्स है जो वहां पे जो काम करती है वो, तो यहाँ पे एक तरह से बैंकिंग जो उनका सेज है ये गुजरात के अंदर है। बाहर की जो भी चीजें होती है, वित्तीय सेंटर है एक तरह से, बाहर के जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, बाहर से पैसा वगैरह भेजना, कहीं पे क्या करना, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं IFSC के अंदर। ठीक है, तो आपका काम इसके बारे में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिजों लिथियम कोबाल्ट आदि के प्रसंस्करण और लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पे सीमा शुल्क क्यों, ताकि सस्ते पड़े थोड़े। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके। अब आपका काम है महत्वपूर्ण खनिज क्या होते हैं, कौन घोषित करता है, खान मंत्रालय करता है। कौन सा एक्ट, MMDR एक्ट, उसकी कौन सी सूची है MMDR एक्ट की, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे किसको किया था महत्वपूर्ण खनिज घोषित, कोकिंग कोल को किया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण खनिज कितने हैं ये देख लीजिए। इससे पहले भी हमने कुछ खनिजों को गौण खनिज से क्या किसमें किया था, प्रमुख खनिज के रूप में नॉमिनेट किया था, अब्रक। ठीक है, जो अब्रक होता है और इसके साथ 2-3 और थे, क्वार्टर्स हो गया, उनको हमने गौण खनिज से प्रमुख खनिज के रूप में नॉमिनेट किया। कौन, खान मंत्रालय करता है MMDR एक्ट के तहत। तो ये देख लीजिएगा जरूर कि गौण खनिज क्या होते हैं, प्रमुख खनिज क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं, जरूर देख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर नियमों का लाभ उठाने की सीमा बढ़ाकर 20,000 रुपये करोड़ कर दिया गया। देखो सेफ हार्बर रूल क्या होता है, IT जो सर्विस देते हैं, जैसे मान लो टेलीग्राफ वगैरह है। ठीक है, अब टेलीग्राफ वगैरह में क्या होता है कि उस पर कोई भी तीसरा बंदा कुछ भी पोस्ट वगैरह कर रहा है ना, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है टेलीग्राफ की, उसमें क्या पोस्ट क्या वगैरह, उन सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राफ का मालिक वगैरह जिम्मेदार नहीं है, उस पर कोई लीगली कार्रवाई वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती है, वो होते हैं सेफ हार्बर रूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई है, तो सेफ हार्बर के बारे में जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है। ओके, अगला देखो, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए समुद्री चमड़ा और वस्त्र क्षेत्र में इनपुट के लिए शुल्क मुक्त आयात सीमा बढ़ा दी गई है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, समुद्री क्षेत्र जरूर देख लीजिएगा, भारत का मत्स्य क्षेत्र क्या है, कितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वगैरह उसमें कौन सा हिस्सा कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमी सर्वे में पढ़ेंगे। और लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें की गई है, स्टेटमेंट सीधे सीधे दे सकता है UPSC अगर पूछेगा तो।
विमानों के निर्माण और रखरखाव, ये सारी चीजें खुद से पढ़ लीजिएगा। कुछ शब्दावली है जो मैंने आपको बता दी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक कि हमारा कितना राजस्व घाटा रहा है और कितना पूंजीगत घाटा रहा है, ठीक है, कितना राजकोषीय घाटा है, कितना फिजिकल डेफिसिट है, कितना पैसा हमारा बाहर से आता है, कितना पैसा हम खर्च करते हैं, ऋण जीडीपी अनुपात क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे काम का पोर्शन है, इंपॉर्टेंट है, वो देखो। राजकोषीय घाटा 2026-27 के लिए हमने जीडीपी का टारगेट कितना किया, 4.3%। ये 2026-27 का लिए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और 4.5 से नीचे का हमारा टारगेट है इसको लाने का, तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा 4.3%। अब देखो यहाँ पे 2022-23 के अंदर ये था 6.5, 23-24 के अंदर कम हुआ, अभी 25-26 के अंदर 4.4 और 4.30 अब लाने का टारगेट है हमारा यहाँ पे। तो राजकोष से घाटा लगातार हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पिछले 5 सालों से लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है राजकोषीय घाटा। यूपीएससी सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देगा कि पिछले लगातार 5 सालों से राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है लगातार, ये ओके। अब यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, कुछ डाटा, वो जरूर देख लीजिएगा। इसलिए मैंने पढ़ाया था आपको कि पहले प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटा हमारा है, देखो यहाँ पे 2022-23 के अंदर 3.0 था और जो 0.70 क्या है 2026-27 के अंदर हमारा अनुमान है। और पिछले 5 सालों से लगातार क्या हुआ है, कम हुआ है। यूपीएससी इसी तरह के स्टेटमेंट देता है कि लगातार 5 सालों से ये कम हो रहा है प्राथमिक घाटा। राजस्व घाटा 2022-23 में 4.0 और 1.50 2026-27 में क्या है, हमारा अनुमान है। तो लगातार 5 साल से ये भी कम हो रहा है राजस्व घाटा भी। एक चीज देखो यहाँ पे, प्राथमिक घाटा कम है राजस्व घाटा से। प्रभावी राजस्व घाटा जो परिसंपत्तियों से संबंधित जो अनुदान है उसको घटा के जो बचता है वो होता है प्रभावी राजस्व घाटा। वो हमारा कितना है, 0.30। वो किससे कम है, राजस्व घाटा से भी कम होता है प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि राजस्व घाटे में से भी कुछ घटाते हैं तब आता है प्रभावी राजस्व घाटा। और ये प्रभावी राजस्व घाटा 0.30 है, जो कि प्राथमिक घाटे से भी क्या है, कम है। ये जरूर यूपीएससी सीधा सीधा पूछ लेगा कि ऑर्डर में जचाइए इसको कि प्राथमिक घाटा ज्यादा होता है, क्या राजकोषीय घाटा ज्यादा होता है, कि ऐसा पूरा सीक्वेंस दे देगा, चारों के बारे में दे देगा और बोलेगा 1 2 3 4 4 1 2 ऐसे स्टेटमेंट दे देगा और फिर आपको लगाने पड़ेंगे। और इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी अक्सर दिया करता है कि लगातार 5 साल से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीजें। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पे रुपए कहाँ कहाँ से आता है हमारे बजट में। 100 रुपए मान लो, 100 पैसे हमारे बजट में है, वो पैसा कहाँ कहाँ से आता है। इनकम टैक्स से 21% आता है, ठीक है। और 24% हमारा आता है बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज से, जो उधार वगैरह लेते हैं ना हम, ऋण वगैरह वहां से आता है हमारा कितना, 24%। सबसे ज्यादा पैसा हमारा 24% यहीं से आ रहा है। फिर आता है 21% इनकम टैक्स से, ठीक है। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आता है हमारा 18%। 15% जीएसटी और अदर टैक्सेस से। रट लेना बुरी तरीके से चारों को, तो एटलीस्ट चारों को तो रट लेना कि इनकम टैक्स ज़्यादा है, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स है, फिर जीएसटी है, फिर सबसे ज़्यादा क्या है, बोरिंग एंड लाइबिलिटीज। 10% है नॉन टैक्स रेवेन्यू। यूनियन एक्साइज ड्यूटी 6%, कस्टम से 4% और 2% आता है हमारा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आता है, ठीक है। तो 2% वहाँ से आता है हमारा। तो ये सारी चीज़ें रट लेना बुरी तरीके से। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा है, ये एटलीस्ट 4 तो आपको पता होना ही चाहिए टॉप के, ठीक है। और ऐसे सवाल आप देखने को देख सकते हो, यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। रुपए कहाँ कहाँ जाता है हमारा, तो देखो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे रुपए कहाँ कहाँ जाता है, ये तो सीक्वेंस है जो आपको याद रखना है। 4 तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही है कि एटलीस्ट 4 ये है। देखो यहाँ पे रुपए, अब हमारा खर्च कहाँ होता है, हम 100 रुपये हमने आया और वो 100 रुपये हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। यहाँ पे देखो स्टेट शेयर टैक्स कितना है, 22%। 100 रुपये में से 22% हम स्टेट्स को दे, स्टेट वगैरह को दे देते हैं शेयर, जो वित्त आयोग वगैरह जो बोलता है। वित्त आयोग भारतीय संविधान में कितना है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 281 क्या है, भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 221 क्या है, आर्टिकल 281 है भारतीय संविधान का, किससे रिलेटेड है, वित्त आयोग की सिफारिश से रिलेटेड है। आर्टिकल इसी तरह 272 है, ठीक है।
इसी तरह आर्टिकल है एक 292, बाहरी ऋण कि सरकार विदेश से उधार कैसा लेती है, 292 है। ये मोटे मोटे आर्टिकल है जो आपको याद करने हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है 22%, यहाँ पे 20% क्या है इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान, जो ऋण भुगतान वगैरह होता है उनमें जा रहा है। 17% सेंटर, जो सेक्टर की स्कीम है उनके लिए है। 8% केंद्र प्रायोजित, 11% में डिफेंस में व्यय कर रहे हैं, 7% वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर, 6% मेजर सब्सिडी और सिविल पेंशन है 2%, और 7% है अन्य खर्च। तो ये मोटे तौर पे ये सारी चीजें याद कर लेना, कम से कम ऊपर के 4-5 तो याद कर ही लेना, काम के है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेक्टर में हमने पैसा खर्च किया है वो देखो। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, फिर ग्रामीण विकास, फिर होम अफेयर, इस तरह से हमने पैसा खर्च किया है। काम आपका सबसे कम कहाँ कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमने ट्रांसपोर्ट पे किया इस बार, फिर डिफेंस सेकंड नंबर पे हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया इस बार का। तो ये मैंने एक पूरा सिक्वेंस लिखा है कि कहाँ कहाँ हमने पैसा खर्च किया है, मेजर आइटम्स जहां पर हमने पैसा खर्च किया है। रट लेना, सीधा सीधा पूछ सकता है। सब्सिडियों पे व्यय ज्यादा होता है, केंद्र क्षेत्र की योजनाओं का व्यय ज्यादा होता है केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पे। पूंजीगत व्यय ज्यादा है राजस्व व्यय के कंपेयर में, पूंजीगत प्राप्ति ज्यादा है राजस्व प्राप्ति के कंपेयर में। ये सवाल यूपीएससी अक्सर पूछ लेता है, फाइनेंशियल ईयर इसमें इसमें इतना इतना हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटीज 2022-23 से लगातार बढ़ रहा है। जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करते हैं स्टेट और यूटी को, वो पैसा 2022-23 से लगातार बढ़ रहा है। और वित्त वर्ष 2026-27 के अंदर था ये 26.2 लाख करोड़ रुपए, जो इस साल का है उसमें 26.2 लाख करोड़ है। ठीक है, और ये पैसा लगातार बढ़ रहा है। आपका काम है, इस साल वित्त आयोग का गठन किया गया है। कौन सा, 16वां वित्त आयोग है। पॉलिटी के करंट अफेयर में मैं वैसे भी पढ़ा दिया है इसको। ठीक है, तो पॉलिटी के करंट अफेयर में आ ही जाएगा ये, लेकिन वित्त आयोग के बारे में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी 2024 के अंदर सवाल पूछा जा चुका है। वित्त आयोग से पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं। कैसे पूछेगा कि उसकी वर्टिकल, हॉरिजेंटल जो सिफारिशें होती है वो क्या होती है, और किन फैक्टर के बेसिस पे वो सिफारिशें होती है, किन आधार पे जो वित्त आयोग है वो पैसा देता है, वो सारी चीजें पूछी है यूपीएससी ने 2024 के अंदर, कि कौन कौन से फैक्टरों को, जो वर्टिकल फैक्टर होते हैं कि फॉरेस्ट्री हो गया, इनकम हो गई, किसने बेटर परफॉर्म किया है दूसरे सेक्टर में, उसके आधार पे कितना पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, क्षैतिज आवंटन 41% है। ये सारी चीजें यूपीएससी ने पहले पूछ ली है, तो जरूर देख लीजिएगा उसको। कैपिटल रिसिप्ट से ज्यादा है रिवेन्यू रिसिप्ट। और ये देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया ऐसा कुछ करके, 2024-25 में और 26-27 में पहले बढ़ी है, फिर कम हुई है, फिर बढ़ी है, तो लगातार बढ़ नहीं रही है। यूपीएससी सवाल यही पूछेगा कि लगातार बढ़ी है। ये देखो लगातार बढ़ नहीं रही है, पहले बढ़ी है, फिर कम हुई है, फिर बढ़ी है। और इस साल रिवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा है कैपिटल रिसिप्ट के कंपेयर में। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 17.1 लाख करोड़, और रिवेन्यू कितना है, राजस्व व्यय कितना है, 41.3 करोड़ रुपए। तो ज्यादा इधर पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। इस तरह के स्टेटमेंट यूपीएससी पूछा जा सकता है, और लास्ट में मैंने इनको लिखा भी है। अब है राजकोषीय समेकन। जो भी सरकार के बजट घाटा वगैरह ये होता है, जो भी राजस्व घाटा वगैरह, इनको कम करने के लिए जो भी सरकार की नीतियां होती है उसी को हम बोलते हैं राजकोषीय समेकन। सीधा सीधा सवाल पूछा जा चुका है पहले कि राजकोषीय समेकन क्या हुआ करता है। ओके, वित्त आयोग 41% की क्या दी है, उद्रावादर यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, हस्तांतरण की स्वीकृति दी है। एक क्षैतिज होता है और एक वर्टिकल होता है, तो 41% की यहाँ पे उन्होंने स्वीकृति दी है। कितना, 1.4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये 16 जो वित्त आयोग है वो जरूर देख लीजिएगा, संभावना है सवाल पूछे जाएंगे। ऋण से जीडीपी अनुपात 2026-27 के लिए अनुमानित कितना है, 55.6% है। ठीक है, कितना है, 55.6%। ऋण जीडीपी का अनुपात ये है कि मान लो हमारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में से कितना परसेंट ऋण से आ रहा है, तो 55 रुपए हमारे ऋण से आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऋण जीडीपी अनुपात। और एफआरबीएम एक्ट ने क्या बोला था कि 40% स्टेट उसका होना चाहिए, नेशनल का, राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, और 20% स्टेट लेवल पे होना चाहिए। टोटल 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अभी हम कितने पे हैं, 55% पे। यूपीएससी ने पहले सवाल पूछ लिया है कि ऋण जीडीपी अनुपात का मतलब क्या है, जब ये बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है, जब ये कम होता है तो क्या फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें यूपीएससी ने पहले पूछ लिया है। तो हमारा यह हो गया कि ऋण से जीडीपी अनुपात क्या होता है, और ये मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ा दिया है पहले। ठीक है,
कुल व्यय कितना है हमारा, पूरे बजट पे हमने जो पैसा खर्च किया है वो इतना है। याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह की चीजें यूपीएससी नहीं पूछा करता है। शुद्ध कर प्राप्ति हमारी इतनी है, सकल बाजार ऋण हमारा इतना है। तो ये देख सकते हो कि हमारा जो टैक्स पे जो पैसा मिल रहा है वो ऋण से ज़्यादा है या कम है, ये ज़रूर याद कर सकते हो आप। लेकिन टैक्स जीडीपी रेशियो कितना है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हमने वहाँ देखा था कि टैक्स से ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इनकम टैक्स से कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से कितना आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, इनकम टैक्स से सॉरी 21, और कॉर्पोरेट टैक्स से 18% और 15% जीएसटी से। तो टैक्स से हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है ऋण से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल बाजार ऋण से ज़्यादा ही हमें प्राप्तियाँ हो रही है टैक्स से, ठीक है। सकल कर में यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सारे शामिल है। आपका काम क्या है, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता करना है। जैसे जीएसटी 2.0 रिफॉर्म वगैरह, ये सारे हम इकोनॉमी सर्वे के अंदर पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि हमारा जो पूंजीगत व्यय है वो बढ़ा है। अब यूपीएससी इस तरह से सवाल नहीं पूछेगा कि कितना हो गया है, सिंपल सा सवाल पूछेगा, या तो वो कुछ एक अप्रोक्सीमेट नंबर दे देगा, या बोलेगा कि पिछले लगातार एक दशक से हमारा पूंजीगत व्यय बढ़ा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट अक्सर लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा आपको अर्थशास्त्री लेवल के नहीं होना है, कोई पीएचडी नहीं करनी है, बेसिक्स फंडामेंटल चीज़ें आपको पता है तो चीज़ें आपकी वैसे ही हो जाएगी अप्रोच से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2019-20 के अंदर हमारा था 5.2 लाख करोड़, अब ये हो गया है कि 17.1, ठीक है। तो ये लगातार पिछले 2019-20 से लगातार बढ़ रहा है। तो 2019-20 से लगातार वृद्धि हुई है पूंजीगत व्यय में, इतना आपको आइडिया होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा आइडिया नहीं होना चाहिए। उसके अलावा पूंजीगत घाटा क्या होता है, पूंजीगत व्यय में क्या आते हैं, ये पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है कि पूंजीगत व्यय क्या होता है, घाटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और पिछले साल भी 2 सवाल आए थे बजट से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है म्यूनिसिपल बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपका काम है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आप कोर इकोनॉमी के अंदर पढ़ा करते हो। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, ये आपका काम है पता करना, ठीक है। और वैसे करंट अफेयर में ये आ चुके हैं और मैंने पहले पढ़ा दिया है। ये एक वर्ड का जिक्र हुआ था यहाँ पे, रिफॉर्म एक्सप्रेस। इसमें क्या था कि गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह को इनको प्रमोट करना। सरकार क्या कर रही है, विनियामक थोड़े कम कर रही है, रेगुलेशन को कम कर रही है, ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करने के लिए जन विश्वास विधेयक बिल देख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें कर रही है। तो सरकार के यहाँ पे देखो संरचनात्मक परिवर्तन पर केंद्रित एक तीव्र गति वाली नीतिगत मुहिम शुरू की है। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस क्या है, सीधा सीधा पूछ लेगा कि बजट में ये चर्चित रहा था रिफॉर्म एक्सप्रेस, वो क्या है, ठीक है। ऐसी चीजें यूपीएससी पूछा करता है, बजट की थीम पूछ सकता है, इसके अलावा बजट क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी चीजें। ये इसमें कुछ बजट में एक दिखाया गया था कि एक उच्च अधिकार कमेटी बनाई गई है, वो किसके लिए, शिक्षा से रोजगार और उद्यम, शिक्षा से रोजगार और उद्यम, सेवा सर्विस सेक्टर के लिए थी ये। तो ये जो कमेटी बनाई गई है वो सर्विस सेक्टर के लिए, ना कि मैन्युफैक्चरिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। किसके लिए, सर्विस सेक्टर के लिए। क्या क्या चीजें हैं वो आपको खुद को पढ़ना है। वो सर्विस सेक्टर में 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आगे देखते हैं एआई उभरती तकनीकों पे, ये सारी चीजें कर लेना, सिंपल चीजें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बजट की प्रक्रिया क्या है एक बार देख लो, शुरू में मैंने बता दिया। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति की जाती है राष्ट्रपति की ओर से, वित्त मंत्री आते हैं। यूपीएससी 2024 में सवाल आया था, यूपीएससी ने उसका आंसर गलत दिया था, वो एक्सेप्ट कर लिया गया, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जहां आपत्ति की थी और यूपीएससी ने वो क्वेश्चन को सही माना था, ठीक है। तो यहाँ पे वित्त मंत्री राजस्व व्यय योजनाएं प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति की ओर से। दोनों सदनों में आम चर्चाएं होती है। मतदान केवल लोकसभा के अंदर होगा, राज्यसभा के अंदर नहीं होगा, ठीक है। और जो लेखानुदान की जो सारी बातें होती है, आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 114 कर लेना, आर्टिकल 116 हो गया, आर्टिकल 115 है, उसमें क्या है, आर्टिकल 113 क्या है, लोकसभा के अंदर है अनुदान की मांगे वहां पे। इसके बाद क्या आता है, जो समितियां होती है उनको भेजा जाता है, जो चॉइस डिपार्टमेंटल समिति है, अलग अलग विभाग की अलग अलग है, जहां पैसा है वो सारी चेक करती है, जांच वगैरह करती है, वो सारी है। फिर जो भी अनुदान की मांगे होती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, उन पे सब पे मतदान किया जाता है, और वो मतदान लोकसभा के अंदर होता है, ठीक है। संसद विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान पर मतदान करती है। और यहाँ पे देखो अनुदान की मांगों पर विपक्ष कटौती प्रस्ताव पेश कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर विनियोग विधेयक पारित होता है आर्टिकल 114 के तहत, ठीक है, संवैधानिक है। और मैंने बोला था कि 3 दस्तावेज के साथ साथ
FRBM एक्ट के अंदर जो दस्तावेज है वो भी संसद को पेश करने पड़ते हैं, वित्त मंत्री को पेश करना पड़ता है। वो आपका काम है, बेसिक और फंडामेंटल चीजें वो मैंने आपको बता दी थी कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर वित्त विधेयक पारित करना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वित्त विधेयक पारित करना है। धन विधेयक मैंने आपको बताया था आर्टिकल 109 और 110। 109 में प्रोसीजर है, 110 में क्या है, परिभाषा है, 117 1 और क्लोज 3 ये जरूर देख लीजिएगा, वित्त विधेयक से संबंधित है। यहां से आपको पता चलेगा कि वित्त विधेयक कैसे डिफरेंस होते हैं धन विधेयक से। वित्त विधेयक पारित करना कराधान उपायों को वैध बनाने के लिए यह किया जाता है। और विनियोग विधेयक क्यों, संचयी निधि से पैसा भी तो निकालना है, वहां से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। एक तरह से धन विधेयक ही होता है ये। और संचयी निधि से पैसा निकालना है, संसद की परमिशन चाहिए वहां पे, तो आर्टिकल 266 है संचयी निधि। उसके बाद क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए, एक आकस्मिक निधि होती है, एक लोक लेखा। आकस्मिक क्या है, आर्टिकल 267, और 266 क्लॉज 2 में क्या है, लोक लेखा है। तो ये सारी संपत्ति, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में 3 प्रकार के अकाउंट्स है, निधियां है, उनके बारे में, ओके। अब है अगला वोट ऑन अकाउंट। ये यूपीएससी ने पहले पूछ लिया है सवाल कि वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। देखो बजट होता है, पूरा बनाने की प्रोसीजर मई तक पूरी होती है। अब बीच का जो समय बचता है उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए जो पैसा चाहिए वो आता है वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान से, ठीक है। एक होता है ना अतिरिक्त अनुदान हो गया, प्रत्यय अनुदान हो गया, अपनुदान, अपवाद अनुदान हो गया। इस तरह की चीजों के बारे में जरूर अवेयर है ना, यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 संवैधानिक प्रावधान है और लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है सरकारी कामकाज की निरंतरता के लिए, क्योंकि 2 महीने के लिए पैसा तो चाहिए ना वो। और केवल वह का विवरण होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसमें केवल पैसा कहाँ खर्च होगा वही होगा, कोई नई योजनाएं, कोई नए प्रोजेक्ट वगैरह इन सबका जिक्र नहीं होता है। आमतौर पर इसमें नई नीतियां, कराधान में परिवर्तन या प्रमुख विकास प्रोजेक्ट शामिल नहीं होते, कि नए टैक्स नियम वगैरह ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो बजट में ढाल दिया है उन्होंने पहले ही। बजट की प्रक्रिया मई माह तक पूरी होती है, जबकि नया वित्त 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, क्योंकि जो वित्त वर्ष होता है हमारा 31 मार्च टू 1 अप्रैल है, ठीक है। उसके खर्चों को पूरा करने के लिए लेखानुदान पेश किया जाता है। एक होता है अंतरिम बजट, अब ये कब होता है, चुनावी दिनों में होता है ये आमतौर पे, ठीक है। और चुनावी जो अंतरिम बजट होता है इसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों होती है। अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती है, ठीक है। तब प्रस्तुत पूर्ण केंद्रीय बजट पेश नहीं किया जाता चुनाव से पहले, और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। यूपीएससी शब्दों के साथ बड़ा खेलता है। जैसे मैंने आरबीआई का सवाल बताया था आपको कि संविधान के तहत आरबीआई की स्थापना की गई, जबकि आरबीआई कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है। तो इस तरह की चीजों से यूपीएससी अक्सर खेला करता है। तो वो कॉमन सेंस है कि आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने कुछ शब्दावली दी है, जैसे प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्ति सर्जन के लिए दिए गए अनुदान। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को कुछ पैसा दे देती है उधार, अब वो किसके अंदर आता है, राजस्व व्यय के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे वो पैसा ऐसे दे दिया राज्यों को कि आप डेवलपमेंट के लिए पैसा लो, उधार नहीं सॉरी, आप डेवलपमेंट के लिए पैसा लो। अब वहां पे सरकार की कोई लायबिलिटी प्रभावित नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आ गया, राजस्व व्यय के अंदर आ गया। राजस्व व्यय के अंदर जैसे वो पैसा आया, तो हो सकता है स्टेट ने वो पैसा कोई सड़क बनाने में, कोई विद्यालय बनाने में, कोई हॉस्पिटल बनाने में खर्च कर दिया होगा। तो फिर वो पूंजीगत संपत्तियों का उसने क्या किया, सर्जन किया। तो वो वाला पैसा घटा देंगे कि जिन्होंने पूंजीगत परिसंपत्ति का सर्जन किया। प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोष से घाटा में से ब्याज भुगतान घटा दो। क्यों, क्योंकि राजकोष से घाटा क्या होता था, मैंने बताया बजट घाटे में जो फॉर्मूला था हमारा कि राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्ति प्लस राजस्व प्राप्ति। अब वहां पे क्या करते थे कि बजट घाटे को पूरा करने के, मान लो सरकार के पास चाहिए 120 रुपए, 100 रुपए चाहिए थे, सरकार ने खर्च कर दिए 120 रुपए। अब ये 20 रुपए कहां से करे, पूरा सरकार मार्केट से उधार लेगी, ठीक है। सरकार क्या लेगी, मार्केट से उधार लेगी बजट घाटे को जीरो करने के लिए। तो ये हो गया, तो उसको मैंने बोला राजकोष से घाटा किसके इक्वल होगा, ऋण के इक्वल, उधार के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोष से घाटे के अंदर उधार, जो सरकार ने जो उधार था उसको जो चुकाया उसको घटा देंगे। कुल यहाँ पे आ गया, कुल व्यय के अंदर कुल प्राप्तियां उधारों को छोड़ के राजकोष से घाटा, और प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान आप घटा देते हो, तो वो आता है, ये प्रेजेंट सरकार की स्थिति को बताता है, ठीक है। जीडीपी के परसेंट में बढ़ता क्रम मैंने आपको ये बता दिया, ये ऑर्डर रट लेना, यूपीएससी सीधा सीधा पूछ सकता है
कि लगातार 5 साल से बढ़ रहा है, लगातार 2 साल से कम हो रहा है, प्रभावी राजस्व घाटा प्राथमिक घाटा से अधिक रहा है, ये सारी चीजें यूपीएससी पूछ लेता है। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आपको पता चल जाता है। आपको जब ये फॉर्मूले पता है, ये बेसिक चीज पता है, फॉर्मूले याद भी नहीं करने, बेसिक चीजें फंडामेंटल है। शुरू में मैंने इनको इसीलिए पढ़ाया था आपको कि बजट पढ़ते वक्त आपको ये चीजें के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा बजट का ये लेक्चर होता है कंप्लीट। और एक बार मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई है बजट से रिलेटेड वो जरूर देख लीजिएगा। हमारे काम का इतना ही है, इसके ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कोई चीजें मिल गई तो ठीक है, इंपॉर्टेंट, वो सरकार घोषणाएं करती रहती है या कभी कभी पीआईबी पे नोट आता रहता है, वो देख सकते हो। इसके अलावा आप सिंपल सा है, कोई हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है, कोई हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है। हमारे एग्जाम का जितना काम का हमें उतना ही पढ़ना है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।